जिंदगी मुफ्त या संवेदनशील। जयशंकर दोस्तों, मैं संपत सारस्वत आप सबके बीच में मेरी पहली पुस्तक को सुनाते हुए बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। ये वो खुशी है, यह वो खजाना है जो मुझे शक्ति, साहस और प्रेरणा देता है। जीवन के अनेक वाक्यों ने मुझे यह साहस और प्रेरणा दी कि मैं ये किताब आपके सामने रख सकूं। इस पुस्तक में पिरोए गए मोती मैंने कहां से और कब कब चुने, इसके बारे में मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। इन मोतियों ने मुझे उस समय चमक दी जब मैं किसी परेशानी या विपरीत परिस्थितियों में घिरा। मुझे याद है, एक बार न जाने किस बात को लेकर मेरे एक दोस्त ने एक शेर सुनाया। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। इन दो लाइनों ने मेरे लिए क्या किया कि मेरे साहस को जैसे बल मिल गया। पढ़ने की मेरी चाह ने मुझे अनेक हिंदी, उर्दू व गुजराती भाषा की किताबें पढ़ने का रास्ता दिखाया। इन्होंने मेरा एक विशेष नजरिया विकसित होने में मदद की। आज भी जब मैं कभी कभार इन्हें पलटकर देखता हूं तो खुद को अपने लक्ष्य से ज्यादा नजदीक पाता हूं। ऐसे ही एक बार मैंने एक लाइन दीवार पर लिखी पड़ी, चले नजीर इस तरह से कारवां के साथ, जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। हालांकि मैं नहीं कह सकता कि यह पंक्ति किसने और क्यों लिखी थी, लेकिन इसे पढ़कर मैंने खुद को सोच में पाया। ये पंक्तियां मार्गदर्शक थी मेरे आगे की जिंदगी के लिए। जो पंक्तियां मैंने यहां वहां पढ़ी या सुनी, उनके लेखकों के नाम मैं नहीं जानता और इसलिए नहीं दे सकता, लेकिन एहसास और आभार जता सकता हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि वो किसी के भी हों, मेरे लिए अनमोल है। हो सकता है कुछ पंक्तियां मैं उस रूप में नहीं लिख पाया जिस रूप में मैंने उन्हें लिखा। उनमें शब्द भी बदल गए हों। ऐसे ही न जाने कब कब और कैसे कैसे मैं ये मोती चुनता चला गया, चुनता चला गया, चुनता चला गया। आइए अब सुनते हैं मेरी प्रथम पुस्तक का ऑडियो संस्करण, जिंदगी मुफ्त या संवेदनशील। पाठ 1, वरदान संघर्ष से भरपूर। सृष्टि का बेहतरीन उपहार है जिंदगी, और उसी जिंदगी का अहम पड़ाव है इंसान, जो कि एक यात्रा का हिस्सा, जिसमें पग पग पर संघर्ष। एक पड़ाव पार किया, दूसरा शुरू, दूसरे के बाद अगला पड़ाव, एक के बाद एक घटक, जिसमें खट्टे मीठे व संघर्षशील पड़ावों का समावेश। जिंदगी एक वरदान या अभिशाप, यह तो प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है, पर हर कर्म में संघर्ष का अपना एक किरदार है जो पथिक की मंजिल तय करता है। जीवन में संघर्ष की बुलंदियों को आधार बनाकर लक्ष्य प्राप्ति के प्रयासों को ही संघर्ष जैसा अनूठा नाम दिया गया है। मानव का संघर्ष ही यह तय करता है कि उसे राजा बनना है या रंक। संघर्ष की पाठशाला में अव्वल रहने वाला व्यक्ति ही अपने लक्ष्यों को साधता है। संघर्ष में योजना का अभाव भी लक्ष्य की परिपूर्णता को खंडित करता है। किसी भी मनुष्य द्वारा आत्मिक संघर्ष के प्रयासों को ईश्वर कभी भी खाली नहीं जाने देता है। जीवन में संघर्ष को लक्ष्य प्राप्ति की सीढ़ी बताया है, जिसके घटक तय करते हैं कि आपकी सफलता का पैमाना क्या है। अब हम पर निर्भर करता है कि हम संघर्ष के दौरान सामने आए घटकों को कितनी गंभीरता से साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। एक सुखद जीवन के लिए भरपूर संघर्ष का होना अनिवार्य है, वरना ये जिंदगी एक बेरंग पोस्टकार्ड की तरह हो जाएगी। पाठ 2, महत्वाकांक्षा। आम जीवन में सपनों को एक विशेष स्थान दिया गया है। उन सपनों को बुनने से लेकर सच करने की प्रक्रिया को ही जीवन का नाम दिया गया है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में दिखावे ने अपना एक अलग स्थान बनाया है, जिसके तहत मनुष्य को हर एक सुख सुविधा बहुत ही कम ऊर्जा को खर्च करके हासिल करने की महत्वाकांक्षा रहती है। अपने जीवन को खुले आसमान में शेर करते हुए पक्षी की भांति पंख फैलाए हर मंजिल को तय करने की उम्मीद ही महत्वाकांक्षा है। सकारात्मक पहलुओं को हासिल करने तक महत्वाकांक्षा जीवन को प्रगति की ओर अग्रसर करती है, परंतु नकारात्मक प्रतिक्रिया को प्रवेश मिलते ही यही महत्वाकांक्षा जीवन को एक गर्दिश में धकेलने की ओर प्रयासरत हो जाती है। रोचक जीवन के लिए महत्वाकांक्षा जरूरी है, परंतु किसी भी व्यवस्था को हासिल करने के लिए घटकों पर मंथन व अभ्यास भी जरूरी है, जो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आज दिखावे के दौर में योग्यता व काबिलियत की बजाय
महत्वाकांक्षा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, जो कि मानव विकास के लिए न केवल नुकसानदेह है अपितु भावी पीढ़ी हेतु अति चिंताजनक भी है। आज के दौर में इंसान अपनी जरूरतों को अपनी काबिलियत पर हावी होने दे रहा है, जिससे मनुष्य की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। उन उम्मीदों को पूरा करने में सुख की बजाय दुख को न्योता दिया जा रहा है। पाठ 3, त्याग व बलिदान। जीवन की व्यवस्थाओं का दौर आम जीवन पर इतना हावी हो चुका है कि एक दूसरे के सहयोग की कल्पना मात्र ही एक सपने के समान है। त्याग की पराकाष्ठा समाप्त सी हो गई है। इस सदी में हर व्यक्ति को अपना आधार तय करना है। उस आधार को बनाए रखने के लिए दौड़ धूप जारी रहती है, जिसमें ना चाहते हुए भी त्याग व बलिदान की पराकाष्ठा को अनदेखा किया जाता है। जीवन में पहला त्याग हमें हमारी मां से सीखने की जरूरत है, जिसने अपनी सुंदरता का बलिदान देते हुए ममत्व को ग्रहण किया। मां ने अपने जीवन के हर सपनों और अन्य प्रयासों पर रोक लगा दी, केवल हमें इस दुनिया में लाने के लिए। मां के इस त्याग के पैमाने को तय कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जीवन में दूसरा त्याग हमें हमारे पिता से सीखने की जरूरत है, जिन्होंने हमारे पालन पोषण व हमारे भविष्य को संवारने के लिए अपने खुद के हर सपने को अपनी छोटी सी दुनिया की काल कोठरी में बंद कर दिया। जीवन में तीसरा त्याग हमें हमारी पत्नी या बहन से सीखना चाहिए, जिन्होंने अपने माता पिता के सम्मान व संस्कारों को जिंदा रखने के लिए एक झटके में उस आंगन को छोड़ दिया जिसमें उसके बचपन की सारी यादें जुड़ी हुई थी। ऐसे त्याग व बलिदान की व्याख्या करना इतना आसान नहीं। इससे सर्वश्रेष्ठ त्याग व बलिदान का सच्चा उदाहरण नहीं हो सकता, जो जिंदगी के आधे पड़ाव के बाद एक अलग से नई दुनिया बनाने की ओर निकल पड़ता है। पाठ 4, चिंतन व मनन। जिंदगी सच में एक गमले के समान है, जिसमें आपको स्वयं तय करना है कि आपको तुलसी का पौधा लगाना है या नीम का। सबका अपनी अपनी जगह अपना अपना महत्व है, परंतु जीवन का मुख्य पड़ाव यह भी है कि अब की इस नई सदी ने खुद का वजूद तो बना रखा है, जो ना केवल आधुनिक है अपितु साथ साथ ढेर सारे सपनों का संचरण लेकर चल रही है। प्रत्येक कदम पर सोचने का समय है, प्रत्येक प्रयास पर सफलता व असफलता पर चिंतन करने का समय है। जीवन के निर्णयों पर चिंतन करते हुए फायदा या नुकसान का संतुलन बिठाना ही जीवन की सच्चाई है। आज के इस आधुनिक दौर में जहां रिश्ते तार तार हो रहे हैं, वहीं उन रिश्तों को लोक संस्कृति व लोकाचार हेतु सहेज कर रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रत्येक प्रयास पर आत्मचिंतन बहुत जरूरी है तथा सफलता व असफलता, जो कि जीवन में किए गए प्रयासों का ही एक हिस्सा है, उस पर अब मंथन करने का समय है, ताकि किसी भी पड़ाव को हासिल करने में आए अवरोधकों का मनन किया जा सके। जीवन को सुखद व क्रियाशील बनाने के लिए समय समय पर व्यक्तित्व व उम्र पर चिंतन व मनन होना जरूरी है, ताकि अपने लक्ष्यों को निर्धारित कर सके। एक व्यक्ति अगर अपने कार्यों, योग्यताओं व अपनी व्यवहार कुशलताओं पर ध्यान से चिंतन करे तो निश्चित रूप से न केवल निजी रूप से खुद में निखार ला सकता है, बल्कि हमारी गलतियों या खूबियों पर मनन करके व्यक्तिगत जीवन को सुखद व प्रेरक बना सकता है। एक सफलतम व्यक्तिगत जीवन के लिए खुद पर चिंतन व मनन बहुत जरूरी है। पाठ 5, निडरता। नादान बचपन के गुजरने के बाद जीवन एक अलग प्रकार की व्यवस्था में आ जाता है, जिसमें किसी कार्य को करने के विश्वास से ज्यादा उस कार्य के प्रति असफलता का डर पैदा हो जाता है। कार्य की सफलता का डर, रिश्तों को संजोने का डर, आर्थिक विकास को बनाए रखने का डर, जीवन में बौद्धिक व मौलिक सिद्धांतों के मूल्यों का डर, ये जीवन के हर पड़ाव में अपना अपना रूप दिखाने लगते रहते हैं। इन सब घटकों के प्रति निश्चल तरीके से अपनी कार्य सिद्धि की ओर बढ़ते जाना व तय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासों का नाम ही निडरता है, जिसके तहत न केवल आत्मविश्वास को बल मिलता है, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए असफलता के मापदंड भी कमजोर हो जाते हैं तथा सफलता सरलता से आपके रास्ते को बनाने का कार्य शुरू कर देती है। निडरता से सामना करें हर परिस्थिति का, खतरा लें अगर मंजिल पाना है। रास्ते में कांटे ही कांटे हैं,
जोखिम लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। खुद के अंदर की दुनिया को जीना है। किसी भी कार्य करने की श्रद्धा व आत्मविश्वास किसी भी प्रकार के नकारात्मक घटकों को अपना स्थान नहीं लेने देती। जीवन के बड़े से बड़े पड़ाव को हासिल करने हेतु निडरता का अपना एक अहम किरदार रहता है। किसी भी प्रकार की संजीदगी जो कि हमारी निडरता पर निर्भर करती है, जीवन में किसी भी हालात में आपकी भूमिका व उसको झेलने के आपके निडरतापूर्ण निर्णयों पर निर्भर करता है कि आप हालातों को किस कदर संभाल सकते हैं। आम जीवन में बहुत ऐसे मोड़ आते हैं जब आपके निर्णय लेने के अंदाज पर भी आपके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। पाठ 6, आत्मविश्वास। संयम के अभाव के इस दौर में लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर प्रयासों के प्रति आत्मविश्वास ही एकमात्र साथी होता है जो प्रत्येक कदम पर सफल होने की कामना करता है। आज के प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जहां हर व्यक्ति का तुलनात्मक रवैया रहता है, उस स्थिति में एक आत्मविश्वास ही आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। शिकायतों व कार्यशैली में शंका करने वालों के सामने आत्मविश्वास ही एक ऐसा हथियार है जिसके बलबूते आप विजय की कामना कर सकते हैं। जब आप किसी लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हैं तब किसी तथाकथित अनुभवी अपने अनुभव की ढाल से आपके आत्मविश्वास को खंडित करने का प्रयास करता है, परंतु उस पल आपका विवेक यह तय करता है कि आखिरकार सफलता किस ओर है। आत्मविश्वास कभी अनुभव आधारित नहीं हो सकता, बल्कि अनुभव जरूर आत्मविश्वास आधारित हो सकता है। अपने अंदर का विश्वास ही किसी व्यक्ति के सफलता का मार्ग खोलता है। अगर आपके पास सारे संसाधन, क्षमता, योग्यता आदि हो, लेकिन उसके ऊपर आपका विश्वास नहीं हो, तो सफलता आपसे उतनी ही दूर है जितनी दूर समुद्र के किनारे बैठे व्यक्ति से मीठा पानी। हालांकि हर तरफ के अभावों के बावजूद अगर किसी व्यक्ति के अंदर अपने आप को साबित करने का विश्वास है, यानी वह आत्मविश्वास से लबरेज है, तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आत्मविश्वास ऐसा मंत्र है जिसके आगे सारे संकट दूर हो जाते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्तित्व के सामने मुसीबतों का पहाड़ भी सपाट मैदान की तरह बन जाता है, और जिनके पास इसकी कमी होती है वह छोटी मोटी समस्याओं से भी इतने घबरा जाते हैं कि उससे बचने के उपाय ढूंढते ढूंढते खुद ही अपने आसपास के लोगों के लिए मुसीबत बन जाते हैं। इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने केवल अपने आंतरिक ताकत के बल पर ही साम्राज्य कायम किया, नहीं तो एक सामान्य से मुखिया के घर में पैदा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य कभी सम्राट नहीं बनता। सफलता जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, सफलता उस व्यक्ति के कदम चूमती है। हर क्षेत्र में लोग उसी व्यक्ति को पसंद करते हैं जो विश्वास से भरा हो और दिए हुए कार्य को करने में सक्षम हो और अपनी बात लोगों को आसानी से समझा सके। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह अकेला ही 100 के बराबर होता है। इतिहास में बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर ही सफलता को प्राप्त किया। निष्कर्ष, आत्मविश्वास प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से ही होती है। किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह कोई भी कार्य करने की ठान लेता है तो उसे खुद पर यकीन रखना होगा कि वह उसे सही तरीके से पूर्ण भी कर लेगा। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। आत्मविश्वास सफलता की चाबी है जिसे हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। आज के इस परिकल्पित दौर में बड़ी से बड़ी चट्टान को हटाने का कार्य केवल आत्मविश्वास ही कर सकता है। मन की स्थिरता व कार्य करने के प्रति गतिशीलता सफलता के पैमाने को तय करती है। जब आप आत्मविश्वास से सरोबार होते हैं तो आपको जय जयकार करने वाली भीड़ की किंचित मात्र भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आत्मविश्वास खुद आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए सैकड़ों सैनिकों को आपके भरोसे के रूप में आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा देता है। पाठ 7, विश्वास। जीवन का सबसे बेजोड़ पहलू है कि विश्वास आज भी अपना किरदार बड़ी विनम्रता से निभा रहा है। एक यही व्यवस्था है जिससे सकारात्मकता का भाव महसूस होता है। जीवन के परिप्रेक्ष्य में शास्त्र कहते हैं कि एक पल का भी भरोसा नहीं है, इसके बावजूद भविष्य निर्माण के सपने संजो लेते हैं। इसी का नाम विश्वास है।
एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर मोड़ पर विश्वास ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई है। एक पिता का पुत्र के प्रति, एक पुत्री का मां के प्रति, भाई का बहन के प्रति, प्रत्येक रिश्ते में विश्वास ने रिश्तों को और ज्यादा मजबूती दी है। जीवन की रोमांचकता में विश्वास अपना योगदान समय समय पर देता रहा है। जीवन के प्रत्येक घटक पर, भले ही बचपन हो या जवानी, बुढ़ापा हो या सादगी भरा व्यवहार, जीवन का मूल्यांकन प्रत्येक मोड़ पर होता रहा है। जीवन की प्रत्येक परीक्षा में विश्वास ने सहयोगी की भूमिका में खुद को प्रथम पंक्ति में खड़ा किया है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में जहां हर रिश्ता व्यावसायिक हो गया है, वहीं काफी हद तक विश्वास ने काफी रिश्तों को बांध कर रखा है। आज भी सकारात्मक व्यू रचना हेतु सफलता के आयाम लिखने के लिए एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना की उपज भी भरोसे की वजह से ही कायम है। जीवन के हर मोड़ पर विश्वास बहुत जरूरी है। संस्कृत में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधान मोक्षयो। मन की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन ही व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से बांधता है। मन ही उसे इन बंधनों से छुटकारा दिलाता है। मन ही मन उसे अनेक प्रकार की बुराइयों की ओर प्रवृत्त करता है। मन ही उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। भाव यह है कि मन चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसलिए एक विचारक ने कहा है कि जिसने मन को जीत लिया, बस उसने जीत लिया संसार। सृष्टि के अनेक चराचरों का केवल मानव के पास ही इच्छा, अनिच्छा, संकल्प, विकल्प, अपेक्षा, उपेक्षा आदि भावनाएं जन्म लेती है। मन में मनन करने की क्षमता है। इसी कारण मनुष्य को चिंतनशील प्राणी कहा गया है। संकल्पशील रहने पर व्यक्ति कठिन से कठिन अवस्था में भी पराजय स्वीकार नहीं करता, तो इससे टूट जाने पर छोटी सी विपत्ति में भी निराश होकर बैठ जाता है। इसीलिए कहा गया है, दुख सुख सब कह परत है, पोरुष तजहु न मीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात दुख और सुख तो सभी पर पड़ते हैं, इसलिए अपना पौरुष मत छोड़ो, क्योंकि हार जीत तो केवल मन के मानने अथवा न मानने पर ही निर्भर होती है। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे समकक्ष हैं, जिनमें मन की शक्ति केवल व्यक्ति ने असंभव को संभव कर दिखाया और पराजय को जीत में बदल दिया। अकबर की विशाल सेना के समक्ष भी केवल मन की शक्ति के बल पर महाराणा प्रताप ने उसकी सेना को नाकों चने चबवा दिए। शिवाजी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ मन की शक्ति के सहारे ही तो औरंगजेब से लोहा ले सके। मन की शक्ति के बल पर ही कमजोर दिखने वाले गांधी अंग्रेजों को भारत से निकालने में सक्षम हुए। इसी शक्ति के बल द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद जापान पुनः उठ खड़ा हुआ और कुछ ही समय में पुनः उन्नत राष्ट्रों की श्रेणी में आ गया। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। संस्कृत में कहा गया है, मनोयस्य वसे तस्य भवेत सर्व जगदयसे, मनु ज्ञास्तु वशे यो असि सर्व जगतो वसे। अर्थात जिसने अपने मन को वश में कर लिया, किंतु जो मनुष्य मन को न जीतकर स्वयं उसके बहाव में हो जाता है, उसने सारे संसार की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने अपने मन की शक्ति के बल पर दुनिया के अनेक देशों पर राज किया। इसके विपरीत विशाल देश भारत के अनेक राजा जब मन की शक्ति से हीन हो गए, तो उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। मन को वश में करने के लिए मन की एकाग्रता आवश्यक है। मन को शक्ति संपन्न बनाने के लिए हीनता की भावनाओं को दूर करना आवश्यक होता है। जब वानर दल सीता की खोज में निकले तथा उन्हें पता चला कि लंका का राजा रावण सीता को हर कर ले गया है, तो उनका पता लगाने के लिए समुद्र को लांघना आवश्यक था। कुछ वानरों ने समुद्र लांघने की शक्ति होते हुए भी मन की दुर्बलता आड़े आ गई और वे समुद्र लांघन की हिम्मत न जुटा सके। यहाँ तक कि पवन पुत्र हनुमान के मन में भी दुर्बलता आ गई। उन्हें अपनी सफलता पर संदेह होने लगा, तो जामवंत ने उन्हें उनके बल की याद दिलाई, जिसका आशय था उनके मन में उत्साह की भावना भरना। और जैसे ही हनुमान ने अपने मन की शक्ति के सहारे अपने बल को पहचाना, वे तैयार हो गए और समुद्र को लांघ गए। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम अपने मन को भी कभी दुर्बल न होने दें, क्योंकि मन परम शक्ति संपन्न है, अनंत शक्ति का स्रोत है, प्रेरणादायिनी शक्ति है, उत्साह एवं दृढ़ता का नियंता है और सभी कार्यों को संचालित करने वाला है। जय पराजय, हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख सब हमारे मन के कारण ही है।
मानसिक बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ होता है। पाठ 8, निर्णायक मोड़। आमतौर पर जीवन अपने आप में एक दिलचस्प यात्रा है, क्योंकि जीवन में लिए गए कुछ निर्णयों ने जीवन को और रोमांचित व गतिशील बना दिया होता है। जीवन को खास बनाने में हमारे जीवन काल में लिए गए कुछ फैसले जीवन के महत्व को बदल कर रख देते हैं। हमारे जीवन में अमूमन ऐसे अहम निर्णायक मोड़ आए होंगे जिसमें हमारे द्वारा लिए गए फैसलों से आज या तो हम संतुष्ट हैं या आज भी उस निर्णय के प्रति असंतोषित। ये बहुत महत्व रखता है कि आपने अपने जीवन में कुछ फैसले जीवन के किस पड़ाव पर लिए हैं, उस समय परिस्थितियां क्या रही होगी। इन आधारों पर भी आपके द्वारा लिए गए फैसलों का असर आप माप सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, भारतीय क्रिकेट टीम से पूर्व कप्तान MS धोनी अगर अपने जीवन में रेलवे में टिकट कलेक्टर की अपनी नौकरी जारी रखते तो शायद हम उनकी कलात्मक खेलने की पद्धति व क्रिकेट विश्व कप से वंचित रह जाते। वहीं दूसरी तरफ सचिन रमेश तेंदुलकर अगर गेंदबाजी को छोड़कर बल्लेबाजी के लिए विचार नहीं करते तो आज हम क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन की योग्यता से परिचित ना होते। सिने जगत की अगर बात करें तो रजनीकांत बस कंडक्टर से आगे बढ़ने का निर्णय ना लेते तो दक्षिण भारत व फिल्म जगत के सुपरस्टार कहे जाने वाले रजनीकांत की कला से भी हम परिचित ना होते। अमिताभ बच्चन व्यापार व राजनीति से सही समय पर निर्णय लेकर वापिस सिने जगत पर ध्यान नहीं देते तो शायद आज इसी सदी के महानायक के रूप में उनका नाम नहीं आता। पकोड़े बेचने व यमन में गैस स्टेशन पर काम करने वाले धीरू भाई अंबानी अगर सही समय पर निर्णय नहीं लेते तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ कभी नहीं होते। जीवन में आपके आसपास सफल व असफल लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जिनके निर्णय ने जीवन के मायने तो बदल ही दिए, साथ साथ पूरे विश्व व भारत में भी उनके निर्णयों की चर्चा रही। आपके जीवन में आए निर्णायक समय में सूझबूझ से लिए गए फैसलों से आप दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। साथ ही साथ आपके जीवन का एक निर्णय जिसने आपको असफलता से परिचय करवाया हो वो भी आपकी जीवन शैली पर असर डाल सकता है। जीवन बार बार मौका देने का ही तो नाम है, जो हर पल एक नया मौका आपके लिए तैयार रखता है। यह आपकी समझ शक्ति तय करती है कि आप जीवन के उस पड़ाव पर अपने किस तरह के अहम फैसले को लेते हैं जो आपके जीवन में एक बेहतरीन निर्णायक मोड़ लेकर आए। पाठ 9, बेबाकी या अंदाज। यूं तो जीवन एक ऐसी मिश्रित व्यवस्थाओं का संतुलन है जिसमें जीवन का अनुभव खट्टा मीठा है। जीवन में उतार चढ़ाव ये सब आम बात है, फिर भी आपके जीवन में कुछ पल आपके कार्य करने की शैली पर भी निर्भर करते हैं। आपके अंदाज व जीवन के किसी भी पड़ाव के प्रति आपके बर्ताव पर उस पड़ाव को भी कठोर या सहज बनाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्यशैली है जो किसी भी कार्य की गुणवत्ता का आंकलन करती है। जीवन में दुख के समय उस दुख को सहन करने व उस दुख से बाहर निकलने के अंदाज पर भी यह निर्णय करता है कि आप मजबूत हुए हैं या टूट चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जीवन सुख या खुशी के प्रति आपकी बेबाकी या धैर्य उस सुख के आनंद को जीवन में और बढ़ा देता है। जीवन को गतिशील बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सर्वश्रेष्ठ अंदाज अपना मापदंड तय करता है। आपकी बेबाकी आपके जीवन में आई कई रुकावटों को दरकिनार करने में सहायक रहती है। बेबाकी व जिद में बहुत ही पतला अंतर रहता है जिसे हम बड़ी ही चतुरता से समझकर आगे बढ़ना होता है ताकि हम हमारे जीवन को अंतिम स्तर पर निर्वहन कर सके। कहानी के अंदाज में अगर मैं कहूँ तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पालन करने वाले 17 वर्षीय मुकेश निषाद ने खलियान में 6 बच्चों की जान बचाई, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय वीरता सम्मान से नवाजा गया। गांव भटगांव दुर्ग में बजरंग निषाद के खलियान में आग लग गई जिसमें विभिन्न परिवार के 6 बच्चे घिर गए। भीषण आग से धुआं भर गया और सभी बच्चे घुटन महसूस करने लगे। सभी बच्चे रोने चिल्लाने लगे। उनकी हालत देख मुकेश अपनी जान जोखिम में डालते हुए आग लगे खलियान में घुसा और एक एक कर सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया। उसके परिवार में 2 भाई और माँ हैं। 7 साल पहले उसके पिता का निधन हो गया। पिछले 10 साल से वह पास के चावल फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है और माँ स्कूल में चपरासी है। परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे 17 साल के मुकेश से भविष्य की योजना पर पूछा
तो कहा कि उसका सपना है कि उसके दोनों भाई पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। यही बेबाकी और अंदाज का सबसे बड़ा उदाहरण है। पाठ 10, अपनों का सहयोग। इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाले प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन की सुदृढ़ता के लिए तालमेल बनाकर चलना जरूरी है। आसपास के माहौल के रूबरू होकर चलना प्रत्येक प्राणी का मौलिक दायित्व है। एक ओर जहां मानव जीवन में आर्थिक सुदृढ़ता को प्राथमिकता दी है, वहीं दूसरी ओर अलौकिक शक्ति मनुष्य को मिली है और वो है अपनों का सहयोग। यहाँ अपनों की व्याख्या पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ हर उस मनुष्य से है जिसके साथ आत्मिक संबंध हो, जिसके फलस्वरूप मित्र, पड़ोसी, सहपाठी या अन्य हर वो व्यक्ति जो हमारे सुख दुख में शरीक होता हो, जो हमारी भावनाओं को समझ सकता हो, हमारी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उससे बाहर निकलवाने का प्रयास करता हो, हमारे सुख में निस्वार्थ शरीक होता हो, निस्वार्थ भाव से हमारे लिए मंगल कामनाएं करने वाला व्यक्ति ही हमारा अपना है, जिसका सहयोग एक कुशल व मंगलमय जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। स्वार्थ की इस दुनिया में प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है, जहाँ सारे अपने हमें संभालने वाले नहीं होते, परंतु सारे अपने गिराने वाले भी नहीं होते। मैं साथ हूं ऐसा कहकर आत्मविश्वास पैदा करने वाले लोगों को यह सहयोग भी किसी बड़े सहयोग से कम नहीं। सहयोग केवल आर्थिक ही नहीं होता है। जो अर्थ देखकर सहयोग की अपेक्षा रखे वो सहयोग की श्रेणी में नहीं आता है। 2001 में गुजरात भूकंप, 2007 में गुजरात में बाढ़ व 2013 में उत्तराखंड में आई प्राकृतिक त्रासदी ने ये दिखा दिया कि आखिर अपनों का सहयोग क्या होता है। पूरे भारत भर से इस तरह की राष्ट्रीय निर्माण में अपनी अहम भूमिका दर्ज कराई। भारत भावनाओं का देश है। पाठ 11, जीवन एक प्रस्तुति। मिट जाएगा गुनाहों का तबश्शुर इस जहां से, घर हो जाए यकीन कि खुदा देख रहा है। एक चित्रपटा की तर्ज पर जीवन अपनी प्रस्तुति देने में लगा है। आपकी जीवनी को एक फिल्म के रूप में आपके पास का वातावरण आपको देख रहा है। ऊपर की पंक्तियों से लेखक ये दर्शाना चाहता है कि बस हमारे जीवन में ये मानते हुए चलना चाहिए कि हमारी हर गतिविधि पर किसी न किसी की नजर है। पंक्तियों के आधार पर लेखक जताना चाह रहा है कि गुनाह और गुनाह करने की नीयत ही खत्म हो जाए अगर हमें पता चल जाए कि हमारी हर हरकत व कार्यशैली को ईश्वर स्वयं देख रहे हैं। भविष्य में छिपे हमारे सपनों को साकार करने में हम लगे रहते हैं, परंतु किस्मत ईश्वर द्वारा कर्मों के आधार पर लिखी जा चुकी होती है, जिसे मानवीय जीवन के कर्मों के आधार पर थोड़ा बहुत संशोधन किया जा सकता है। जीवन की प्रस्तुति ऐसी हो जिसमें मौलिक व बौद्धिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक स्थिरता भी रहना जरूरी है। जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक एक ऐसी जीवनी हो जिसमें निरंतर अभ्यास हो, प्रेरणा हो व जागृति के साथ हम किसी के आत्मविश्वास का ध्येय बन सकें, ऐसा प्रयास होना चाहिए। करत करत अभ्यास जीवन सकल सरल। इस पंक्ति के आधार पर अभ्यास जीवन को सरल बनाने हेतु जारी रखने चाहिए। इसी के आधार पर एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक कहानी है जिसका शीर्षक है लोटा। एक बार की बात है कि एक कुटिया में एक संत अपने शिष्य के साथ रहते थे। वो रोज अपने दैनिक जीवन में लोटे का इस्तेमाल करने के बाद उसे रेत से मांजते थे। वह समय खर्च करके बड़ी ही शिद्दत से लोटे को साफ करते थे। एक दिन शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, रोज रोज मांजने की बजाय कभी कभी पानी से भी साफ कर दिया करो। इस पर गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, हम एक हफ्ता ऐसे ही करके देखते हैं। और एक हफ्ते तक लोटे को केवल पानी से धोया जाता है। एक हफ्ते बाद गुरुजी ने शिष्य को लोटा साफ करने को कहा, जिसकी चमक लगभग जा चुकी थी। शिष्य ने मिट्टी से साफ किया तो एक बार में वो चमक नहीं आई जो पहले आती थी। तो फिर 3 से 4 बार साफ करने पर पहले की तरह लोटा चमकने लगा। इस शिष्य ने उत्सुकता के साथ गुरुदेव से पूछा तो गुरुजी ने बताया कि जिस तरह बार बार लोटे को साफ करने से चमक आई, उसी प्रकार निर्मल मन को व शरीर को निरंतर अध्यात्म रूपी व्यवस्था से धोते रहने की जरूरत है। ये वाकया दर्शाता है कि किसी भी वस्तु की चमक के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है, भले ही वो जीवन ही क्यों न हो। निरंतर रूप से अभ्यास ही जीवन को बेहतरीन व इरादों को मजबूती प्रदान कर सकता है। आज जिंदगी एक ऐसी ही प्रस्तुति है जिसके माध्यम से हम हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं।
पाठ 12, आगे बढ़ने की ललक। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है। सफलता के हर मुकाम को वो हासिल करना चाहता है। यह व्यक्ति व उसके संस्कारों पर निर्भर करता है कि उसे किस रास्ते से सफलता प्राप्त करनी है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्रदान करता है, परंतु यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उस अवसर को किस तरह से बुना सके। दुनिया में सफलता के मायने भले ही कुछ भी हो, परंतु हर व्यक्ति को सफलता को प्राप्त करने का अपना एक अलग नजरिया है। बहुत से लोग इस प्रवृत्ति के भी होते हैं कि सफलता की अभिलाषा में इतने दृष्टिविहीन हो जाते हैं कि सही और गलत का फैसला भी नहीं कर पाते। ऐसा करना पाप है। सफलता निस्वार्थ भाव से मिली हुई ही श्रेष्ठ की श्रेणी में आती है, और यही श्रेष्ठता ही भावी भविष्य को संवार सकती है, वह भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो सकती है। ये आगे बढ़ने की लालसा कई बार अपने अनमोल रिश्तों का गला घोंटने से भी नहीं कतराती है। फिर अपनों के साथ धोखा कर अर्जित की गई सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। ये कुछ समय के लिए मिली खुशी के समान है, जो हमें तो खुश कर देगी, परंतु हमारी आत्मा व हमारा जमीर हमें सदैव ऐसी सफलता के लिए धिक्कारता रहेगा। एक सात्विक सोच ही आगे बढ़ने में सहयोगी है। पाठ 13, जीतने की चाहत। जीत की चाहत अपने आप में एक नशा है, जिसके तहत व्यक्ति को केवल जीत ही जीत दिखती है। उस विजय का स्वाद चखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यूक्रेन में एक मोबाइल स्टोर ने ऑफर दिया कि जो लोग सबसे पहले अपने नाम को बदलकर अपना नाम iPhone 7 रखेंगे, वैसे पहले 5 लोगों को iPhone 7 फ्री में दिया जाएगा। बस फिर क्या था, हजारों की तादाद में नौजवानों ने अपना नाम बदल लिया। इनाम तो महज 5 लोगों को ही मिलना था, और इसमें भी एक 20 वर्षीय नौजवान एलेक्जेंडर टूरिन ने बाजी मारी। असल में यूक्रेन में iPhone 7 की कीमत तकरीबन 860 USD अमेरिकन डॉलर थी, जो कि भारतीय मुद्रा के करीबन 60,000 रुपए के बराबर है, और वहां नाम बदलने का खर्च महज $2 है। तो काफी नौजवान तैयार हो गए। ये महज एक उदाहरण है कि किस तरह युवाओं में जीतने की चाहत है। युवा को हर हाल में जीत चाहिए, बेशक उसकी प्रतिष्ठा पर ही असर क्यों ना हो। जीतने की चाहत एक नशे के रूप में हावी हो जाती है, जो कि ज्यादातर समय में केवल नुकसान ही देती है। परंतु जीत की चाहत यह तय नहीं कर पाती कि आप जीत ही जाओगे। उसके लिए लगन मेहनत से कार्य करना ही एकमात्र विकल्प है। मैं आप सबके बीच में एक सच्ची कहानी रखना चाहता हूँ। मैंने पहली बार जब बंदूक हाथ में ली थी, उसी दिन मुझे यह एहसास हो गया था कि मुझ में स्पेशल टैलेंट है। इसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हजारों मेडल मेरे कमरे की शोभा बढ़ा रहे थे, बीजिंग ओलंपिक से पहले तक। फिर भी मुझे इसमें कुछ मिस लग रहा था। बीजिंग ओलंपिक के स्वर्ण विजेता अभिनव बिंद्रा ये बता ही रहे थे कि एनडीटीवी के स्पोर्ट्स एडिटर सोनाली चंद्रा ने उन्हें बीच में ही टोका और पूछा, तो क्या आज वह मेडल उस कमरे में है? पूछने पर बिंद्रा ने कहा, वह मेडल तो मेरी मॉम की सेफ कस्टडी में है। भारत के बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीत इतिहास बनाने वाले अभिनव यंग फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित समारोह में बोल रहे थे। समारोह में अभिनव ने अपने सफलता के राज भी खोले। उन्होंने कहा, सकारात्मक सोच, मोटिवेशन और लक्ष्य के प्रति फोकस रहना ही मेरी सफलता का राज है। अभिनव कहते हैं, सबसे पहले मेरे कोच कर्नल ढिल्लन ने मुझ में छिपे टैलेंट को परखा। मुझे सीखने की ललक के साथ जीत की चाहत भी बचपन से ही थी। मेरी सोच हमेशा ऊंची थी। वैसे भी शूटिंग मानसिक यातना देने वाला खेल है। बीजिंग ओलंपिक में फाइनल में तो मैं मशीन की तरह शूट कर रहा था। उस समय शूटिंग हॉल में लगभग 7,000 दर्शक थे। इनमें से ज्यादातर की यही चाहत थी कि कोई चीनी ही चैंपियन बने। मुझे पता था कि मेरी किस्मत मेरे हाथ में है। वह दिन मेरा था, सब कुछ मेरे अनुकूल था। इससे पहले मैं ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने के बाद भी पदक नहीं जीत सका था, इसलिए मुझ पर ओलंपिक स्वर्ण जीतने का देश के साथ साथ व्यक्तिगत दबाव भी था। मैं ये सुन सुनकर परेशान हो गया था कि देश में क्षमता तो है, लेकिन मेडल विजेता नहीं है। जब समारोह यंग फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित हो रहा हो, तो अभिनव से उनकी शादी, उनकी पसंद की लड़की आदि बारे में सवाल पूछे जाना स्वाभाविक था। उनकी पसंद जानने के लिए हर कोशिश की गई। काफी कुरेद कुरेद कर पूछे जाने पर उन्होंने इतना ही कहा, वह खेलों से प्यार करने वाली हो और खेलों को एंजॉय करने वाली लड़की होनी चाहिए। पाठ 14, लक्ष्य की ओर अग्रसर। जीवन एक पहेली है जिसमें काफी जगहों पर निर्णायक मोड़ आते हैं। काफी लोग इन मोड़ पर पहेलियों में उलझ जाते हैं,
तो काफी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बड़ी ही शालीनता से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं। निरंतर की गई साधना किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य पर ले जाकर छोड़ती है। एक कुम्हार जब घड़े या मटकी को बनाना शुरू करता है तो वह एक कल्पना के आधार पर चोट करते हुए एक सुंदर मटके का रूप देता है। वहीं एक चित्रकार जब कोई प्रतिलिपि तैयार करता है तो उसके दिल और दिमाग में केवल एक काल्पनिक चित्र होता है जो उसकी कल्पना के अनुरूप चलता है, और अंत में वही कल्पना एक वास्तविक चित्र का रूप ले लेती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर कटिबद्धता के साथ आगे बढ़े। उदाहरण स्वरूप राम और श्याम दो भाई थे। राम अपनी शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए दिन में रोज एक समय अपनी शिक्षा को देता था, वहीं श्याम परीक्षा से ठीक थोड़े दिन पहले पढ़ाई पर ध्यान देता था। हमेशा राम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता था। ये राम की सदैव अपने लक्ष्य की ओर निरंतर मेहनत का असर था जो हमेशा राम को अव्वल रखती थी। पाठ 15 क्षमता का आंकलन। जीवन भले ही चुनौतियों का पुलिंदा है, परंतु यही जीवन एक व्यक्ति की क्षमता को बाहर लाने का एक जरिया भी है। मनुष्य क्षमताओं से सरोबार एक गमला है। उसकी मेहनत तय करती है कि उसे क्या फल मिले। अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला अगर सही समय पर अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानती तो आज ये मुकाम उसके हाथ नहीं आता। वहीं लता मंगेशकर हो या पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी सारस्वत हो, इन्होंने अपनी ताकत को सही समय पर पहचाना और आज शिखरता इनके चरण चूम रही है। सही समय पर अपनी शक्ति का एहसास ही जीत तय करता है। अपनी बहादुरी से सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने वाली नीरजा भनोट सारस्वत को भी अपनी बहादुरी का अंदाजा था, पर हमें उनकी क्षमता का आंकलन 5 सितंबर 1986 को कराची पाकिस्तान में अगवा कर ले गए विमान से आतंकवादियों से भिड़ी वह सैकड़ों यात्रियों की जान बचाकर खुद शहीद हुई, उस दिन हमें इस बात का एहसास हुआ। इंसान के अंदर अपार क्षमता है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब ईश्वर कुछ रास्ते खोलता है, जिन रास्तों पर अपनी क्षमता का उपयोग कर इंसान सफलता की राह बना सकता है। पाठ 16 असफलता का डर। जिंदगी में विफलता की शुरुआत भी उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन किसी व्यक्ति का सफलता के प्रति ध्यान भटकाकर असफलता की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। अपने लक्ष्य से अलग चलकर असफलता की कल्पना करना व उसके परिणामों को व उनके असर पर ध्यान केंद्रित करना काफी नुकसानदेह है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफलता चाहता है, इसलिए उसकी कोशिशें जारी रहती है। जिस तरह एक चींटी चट्टान पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, पर अपनी कोशिशें जारी रखती है, और एक समय ऐसा आता है जब वो चींटी चट्टान को पार कर लेती है। चींटी को भी असफलता का डर होता है, पर उसे अपनी मेहनत व कोशिश पर भी भरोसा होता है, और उस भरोसे के बल पर वह मुश्किलों का सामना करते हुए विजयी होती है। यही दुनिया का दस्तूर है। जीता वही है जो हारा नहीं, और हारा वही है जो चला नहीं। इसलिए निरंतर प्रयास व लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना है। असफलता के प्रति चिंता ही सफलता की रुकावट है, और इस डर को दूर रखकर ही जीता जा सकता है। जैसे किसी ने कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पाठ 17 जीवन के घटक। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वही पावत है। आज का समय चक्र कुछ ऐसा ही है। संघर्ष भरे इस जीवन में व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य के प्रति सक्रियता ही सफलता व असफलता को तय करती है। ऊपर दी गई पंक्तियों में मुसाफिर शब्द आज के जीवन यात्रा में व्यक्ति से संबंधित है। पंक्तियों के माध्यम से व्यक्ति को जागृत करने का प्रयास किया गया है। जो सपने संजोए हैं उन सपनों के प्रति कार्य करने को प्रेरित किया जा रहा है। जीवन में व्यक्ति को भौतिक, आध्यात्मिक व बौद्धिक जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। ये तीनों घटक एक साधारण से व्यक्ति को भी महापुरुष बना देते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर इन 3 घटकों से परिपूर्ण है तो फिर उसका जीवन सफल हो गया। आज के भौतिक जीवन में अध्यात्म व भौतिकता को जिंदा रखना भी अपने आप में एक चुनौती है, जिसके फलस्वरूप जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जहां इन घटकों के खंडित होने की संभावना ज्यादा रहती है। जीवन काल के इन घटकों पर विजय प्राप्त कर लेना ही पुरुषार्थ का रास्ता है, जो सीधे अलौकिक जीवन को सार्थक करने में सहयोगी होता है। पाठ 18 जीवन एक तुलना। हमारे जीवन में पल पल पर तुलना है। यह बनाती भी है और बिगाड़ भी करती है। जब हम समझदारी या बुद्धिमानी के साथ तुलना करते हैं
तो यह हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है, वहीं हम जलन और ईर्ष्या से तुलना करने लगते हैं तो खुद का नुकसान करते हैं। हमें रचनात्मक तुलना सीखनी चाहिए। अक्सर लोग अपनी क्षमता को तलाश नहीं पाते हैं। जब कभी व्यक्ति अपनी तुलना दूसरे से करता है तब उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से प्रभावित होती है। जिस पल से आप दूसरे से तुलना शुरू करते हैं उसी पल से आपको खुद के अंदर झांकने की ऊर्जा नष्ट होनी शुरू हो जाती है। इस बात से कोई आश्चर्य नहीं है कि दूसरों के साथ तुलना हमारा तनाव बढ़ाती है और ये एक मानसिक बीमारी का रूप भी ले सकती है। हमें बचपन से ही तुलना करना सिखाया गया है। माता पिता अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं, फिर बॉस हमारी तुलना अपने दूसरे कर्मचारियों से करता है। इन सब बातों से महज एक बेचैनी पैदा होती है। एक कहानी याद आती है। एक बार एक जंगल में कुछ अनपढ़ लोगों के समूह को हीरे जवाहरात से भरा बक्सा मिल गया। समूह के लोगों ने खूब प्रयास किया पर वो बक्से को नहीं खोल सके और थक हार कर अनपढ़ लोगों के समूह ने उस बक्से को वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद वहां एक पढ़ा लिखा चतुर आदमी आया। उसने बक्से को देखा और दिमाग लगाकर बक्से को खोल लिया और कीमती सामान लेकर घर चला गया। ये कहानी हमारे पर भी फिट बैठती है। हमारी योग्यता व उपलब्धियां भी किसी बक्से में बंद है, जिसे अगर अनपढ़ लोगों के समूह के साथ हाथ लग गया तो वो खोल भी नहीं पाएंगे और नुकसान भी कर देंगे। वहीं अगर कोई समझदार व्यक्ति हमारी योग्यता से परिचित होता है तो हमारे व्यक्तित्व को निखार देगा। बस ये निर्भर करता है कि आपका सामना किससे होता है। एक योग्यवान व्यक्ति ही आपकी योग्यता को पहचान सकता है, जिसके फलस्वरूप आपके पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन व व्यक्तिगत जीवन को भी प्रेरक बनाया जा सकता है। माना कि जीवन तुलनात्मक है, परंतु उसी तुलना में अच्छे को आधार बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि लोग आपके जीवन व आपकी जीवन शैली से प्रेरणा ले सकें। पाठ 19 स्पर्धात्मक पल। अपार संभावनाओं वाले इस जीवन में काफी बार ऐसा होता है जब कहीं ना कहीं व्यावसायिक, सामाजिक या व्यक्तिगत जीवन में स्पर्धात्मक पल आते हैं। जहां आज का समय संपूर्ण दिखावे का समय है, जहां व्यक्तिगत रूप से जीवन शैली में महंगे शौक पालकर गाड़ी, घोड़े, बंगले व उच्च स्तरीय रहन सहन आम जीवन का हिस्सा बन गया है। व्यक्तिगत जीवन में भी हर त्योहार व किसी भी प्रकार के मौके कोई नहीं चूकना चाहता। स्पर्धा को बरकरार रखा जाता है। वहीं सामाजिक जीवन में ये पहलू कुछ ज्यादा ही प्रभाव छोड़ता है। शादी समारोह से लेकर हर उस सामाजिक व सार्वजनिक कार्यों में आर्थिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। सांस्कृतिक आयोजनों में आर्थिक बल प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है। वहीं व्यावसायिक स्थितियां और ज्यादा भयावह है, जब स्पर्धा में ही व्यक्ति अपना कभी कभार सब कुछ खो बैठता है। किसी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए किसी प्रतिद्वंदी से स्पर्धा करना व नुकसान हासिल करना भी दुखद पहलू है। इंसान को चाहिए कि सादगी से जीवन जिए व खास तौर पर ऐसे स्पर्धात्मक पहलुओं से बचना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शहर में दो भाई रहते थे, व्यापार साथ ही करते थे। एक समय ऐसा आया, दोनों को व्यापार अलग अलग करना पड़ा। बड़ा भाई काफी गंभीर व लंबी सोच रखने वाला था। छोटा भाई थोड़ा चंचल था। परिवार के बड़ों ने स्नेह रखते हुए छोटे को हिस्से में ज्यादा अमानत रखवाई। थोड़े समय बाद जब दोनों अलग अलग कारोबार करने लगे तो छोटे भाई की आकस्मिक मृत्यु हो गई और उसका व्यापार उसके बेटे संभालने लगे। बड़े भाई की अपने छोटे भाई के बेटों के प्रति संवेदना थी, परंतु जब भी कहीं व्यापारिक आमना सामना होता था तो एक तय मूल्य का कोटेशन किसी भी टेंडर के लिए भरा जाता था। परंतु छोटे भाई के बेटे हमेशा अपने ताऊजी से ज्यादा टेंडर रकम भरते थे। काफी बार ताऊजी ने समझाने का प्रयास किया, पर उन्हें लगा कि ताऊजी उनकी सफलता से जलते हैं। परिणाम ये हुआ कि टेंडर जब पूर्ण हुए तो बहुत ज्यादा व्यापारिक नुकसान छोटे भाई के लड़कों को हुआ। सारी संपत्ति नीलाम हो गई। छोटे भाई के लड़के और पूरा परिवार रोड पर आ गए। बड़े भाई को जब इस बात का पता चला तो काफी दुख हुआ और उसने अपना हृदय बड़ा करते हुए अपने छोटे भाई के लड़कों को अपने घर व व्यापार में जगह दी। कहानी का सारांश यही है, स्पर्धा होनी चाहिए पर स्वस्थ होनी चाहिए। अनियंत्रित स्पर्धा भी नुकसान ही देती है। पाठ 20 सीखने की ललक। एक कहानी के माध्यम से इस शीर्षक को आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। एक नौकरानी अपने मालिक के घर कार्य करने के लिए जाती थी। साथ में अपने 4 वर्ष के बच्चे को साथ में ले जाती थी। वह नौकरानी घर का कार्य करती थी, तब बच्चा चुपचाप बैठा रहता था। उसी दौरान मालिक के बच्चों को पढ़ाने एक निजी शिक्षक ट्यूशन देने के लिए घर पर आता था। वो जब सेठ जी के बच्चों को पढ़ाता था तो नौकरानी का बच्चा
दूर से उन बच्चों को पढ़ते हुए देखता था। जैसे जैसे समय निकला, वर्ष पूरा हुआ, नौकरानी का बेटा भी काफी कुछ सीख गया था। एक दिन नौकरानी के बेटे को इस तरह से पढ़ाई पर नजर रखते हुए सेठ जी ने देख लिया। बच्चे को पास बुलाया और अपने बेटे को पुस्तक से कुछ सवाल किए और सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। सारे सवालों के जवाब नौकरानी के बच्चे ने सही दिए थे। सेठ व सेठानी दोनों बहुत दयालु थे। उन्होंने अपने बेटों के साथ नौकरानी के बेटे का भी उसी स्कूल में दाखिला करवा दिया। समय निकलते देर नहीं लगी और आगे जाकर वही नौकरानी का बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त करके एक सफल व्यक्ति बना। आज के दौर में वही व्यक्ति सफल है जिसमें कुछ सीखने की ललक है, जो कुछ करना चाहता है, दुनिया जीतना चाहता है। आगे बढ़ने के लिए किसी भी कार्य को करने की महत्वाकांक्षा बहुत जरूरी है। पाठ 21, माहौल का असर। इस शीर्षक को भी एक कहानी के रूप में आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक संयुक्त परिवार के व्यवसायिक घराने ने अपनी शेयर मार्केट से जुड़ी कंपनी के लिए एक अफसर को नियुक्त किया, जिसकी मासिक पगार लगभग 2 लाख रुपए थी। उस अफसर ने कम समय में ही कंपनी को शिखरता पर ले जाने की ओर अग्रसर कर दिया। 3 साल के थोड़े से अंतराल में कंपनी को लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का फायदा उस अफसर ने अपनी बुद्धि व कौशल के आधार पर करवाया। संयुक्त परिवार के 5 भाइयों को वह मैनेजर रास आ गया और उन्होंने अब दोपहर व शाम को खाना खाने के लिए हमेशा के लिए अपने साथ एक भाई की तरह खाने का न्योता दे दिया और अपना छठा भाई समझकर उसकी और उसके परिवार की सारी सुख सुविधाएं बढ़ा दी। अब 5 भाइयों के साथ वो अफसर भी रोज खाना खाने लगा। 1-2 महीने सिलसिला चलता रहा। 2 महीने के बाद खाने की टेबल से एक भाई गायब रहने लगे तो बड़े भाई ने झल्लाकर सबसे पूछा तो पता चला कि अफसर ने सबके बीच कंपनी से जुड़े निर्णयों को लेकर दीवार खड़ी कर दी है। इस पर उस अफसर को अब छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो कंपनी को अच्छा मुनाफा दे रहा था। इस पर बड़े भाई ने एक जासूसी एजेंसी को नियुक्त किया और अफसर की जानकारी जुटाने का कार्य सौंप दिया। ठीक 1 महीने बाद 5 भाइयों के साथ जासूस कंपनी के लोग बैठ गए और पिछले 1 महीने में जितनी जानकारी जुटाई थी उसको सारांश के रूप में सबके आगे रखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस अफसर और इसके बड़े भाई के बीच में उम्र का करीबन 20 वर्ष का फासला है। जब इस अफसर की माँ और पिताजी की शादी हुई थी उसके कुछ वर्षों बाद इसका बड़ा भाई पैदा हुआ, पर संजोग से इसके माता पिता इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते थे और इस बात को लेकर पति पत्नी में अनबन हो गई और इसकी माँ अपने मायके चली गई। 18 वर्ष बाद वापिस माँ और पिताजी के बीच में सुलह हुई और पिताजी इसकी माँ को मनाकर वापिस अपने घर ले आए। फिर 2 वर्ष बाद ये अफसर पैदा हुआ, जिससे दोनों भाइयों के बीच में करीबन 20 वर्ष का फासला था। अब जब छोटा भाई बच्चा था तो बड़ा भाई पिता की उम्र का हो चला था और पिता दादा की उम्र के समान दिखने लगा था। छोटा भाई हमेशा अपने बड़े भाई के प्रति असहज महसूस करने लगा। बचपन में यातना सहन की गई। जब पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो हर परीक्षा व प्रतियोगिता में प्रथम आया, पर नौकरी लगने में थोड़ा समय लग गया। उस दौरान में उसे अपने पिताजी की पुश्तैनी किराना की दुकान में अपने बड़े भाई के साथ बैठना पड़ा और अपने बड़े भाई के द्वारा उचित व्यवहार ना पाकर छोटा भाई काफी दुखी हुआ। भ्रातृत्व के भाव की कमी को छोटे भाई ने महसूस किया। उसके बाद आपके यहाँ काम लगने के 3 वर्ष तक मामला सामान्य था, पर जब आपने इसे अपना भाई मानकर घर पर खाना खाने के लिए बुलाना शुरू किया तो इसने देखा कि सभी भाई एक साथ बैठकर एक ही स्थान पर खाना खा रहे हैं, जो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि ये हमेशा से इस प्रकार के स्नेह से वंचित रहा हुआ था। तो इसके मन में पीड़ा थी कि भाई भाई कैसे साथ रह सकते हैं, प्यार से खाना कैसे खा सकते हैं। तो आप सभी भाइयों को अलग करके इसने अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए ऐसा किया, जिससे आपकी आपस में फूट पड़े। तब सभी भाइयों ने मिलकर इसकी छुट्टी कर दी। इस कहानी का सारांश ये है कि भले ही व्यक्ति किसी भी मुकाम पर पहुंच जाए, पर उसके शुरुआती जीवन में जिस माहौल में उसका भरण पोषण हुआ है उसका असर तो रहेगा ही। बचपन में बिताए गए पलों का पूरी जिंदगी पर असर रहना लाजमी है। बचपन की घटनाएं पूरे जीवन में होने वाली गतिविधियों पर भी अपना प्रभाव छोड़ती है। व्यक्ति किस माहौल में रहा हुआ है उसका असर उसके जीवन भर आड़े आएगा। इसलिए कभी भी छोटे बच्चे को उसके बचपन में ना ही अधिक प्रताड़ित करना चाहिए और ना ही अथाह स्नेह देना चाहिए। अति हर चीज की बुरी होती है। हर हाल व माहौल में ढल सके ऐसी व्यवस्था बनाकर रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब बचपन मायने रखता है तो फिर हमें उसकी संरचना में भली भांति तरीके से ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को अत्यधिक डराना भी कमजोर करने के समान है। इसलिए बच्चे के बचपन में उसके पालन पोषण में विशेष ध्यान देना चाहिए। बचपन में सींचा गया पौधा आगे जाकर अच्छे फल दे, ऐसा लालन पालन करना चाहिए। बचपन के समय रही कमी
व अत्यधिक मिली सुविधा व्यक्ति के पूरे जीवन पर असर डालती है, तो माता पिता व परिवार के सदस्यों को चाहिए कि सहज तरीके से पालन पोषण हो, जिनमें संस्कार, स्नेह, त्याग व बलिदान का पूरा मिश्रण हो, ताकि भविष्य में जब वो बड़ा हो, व्यापार करे, व्यवसाय करे, तो उसका बचपन और उसकी बचपन में हुई घटनाएं किसी भी प्रकार से आड़े ना आए और उसकी सफलता और असफलता का कारण उसका बचपन कभी ना हो। इस प्रकार का विशेष रूप से प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों के बचपन पर ध्यान रखना चाहिए। पाठ 22, मित्रों की भूमिका। इस शीर्षक को भी आपके बीच में कहानी के माध्यम से रखना चाह रहा हूं। एक गांव में श्याम और मोहन दो पक्के दोस्त थे। दोनों ने शिक्षा साथ ग्रहण की, बचपन साथ बिताया, हर सुख दुख में साथ रहते थे, परंतु दोनों के करीबी दोस्त अलग अलग क्षेत्र से थे। श्याम के दोस्त पढ़ाकू व व्यवहारिक थे, वहीं मोहन के दोस्त थोड़े आलसी किस्म के थे। शिक्षा पूरी होने के बाद श्याम अपने दोस्तों के साथ शहर चला गया। उसने मोहन को भी साथ आने को कहा, पर मोहन के दोस्तों ने मोहन को रोक लिया। श्याम शहर में दोस्तों के संग मेहनत व लगन से कार्य करने लग गया और धीरे धीरे अपने कार्य में दक्षता हासिल कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया। वहीं मोहन के दोस्त पूरे दिन गांव में ताश खेलते व आलस में सोए रहते। अंजाम ये हुआ कि मोहन की स्थिति बद से बदतर हो गई। घर में खाने के लाले पड़ने लग गए। ये बात जब श्याम को पता चली तो गांव आकर मोहन को अपने साथ शहर ले गया और अपने साथ काम में लगा लिया। थोड़े दिन में मोहन भी मेहनत से कार्य करने लगा और उसकी दयनीय स्थिति अब सामान्य होने लगी। कहानी का सारांश ये है कि जीवन की सुगमता में भी मित्रों का एक अहम योगदान रहता है। बेशक हमारे मित्रों का चुनाव शानदार हो। आज के दायरे में मित्र केवल शिक्षा व बचपन व्यतीत करने तक ही सीमित नहीं है। मित्रों का दैनिक जीवन में अहम फैसलों को लेकर मुख्य योगदान रहता है। सच्चे मित्र जीवन के हर पड़ाव में सहभागी होते हैं। बस तय ये करता है कि हमारा मित्रों के प्रति चुनाव कैसा है। अगर हमने हमारे मित्रों के प्रति चयन में थोड़ी भी लापरवाही बरती तो ये चुनाव हमें जिंदगी भर तकलीफ दे सकता है। इसलिए मित्रों का चयन प्रक्रिया में हमेशा आचार विचार व संस्कार का संतुलन होना बहुत जरूरी है। हमारा जीवन बेहद ही नाजुक होता है। भावना के नजरिए से हम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। उस स्थिति में हमें सदैव मित्रों की सूची हर प्रकार से शानदार रखनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ बिताए पलों का हमारे जीवन पर बेहतरीन असर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हमारे व्यवहार में भी निरंतर बदलाव आता है। इसलिए मित्रों की चयन प्रणाली, जो कि हमारे जीवन की मुख्य भूमिका रखती है, बेहद ही सटीक व सुव्यवस्थित हो, इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। पाठ 23, चुनौतियों से सामना। जीवन वैसे तो चुनौतियों का घरौंदा है, पर फिर भी इंसान अपने आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती से निपटने का मादा रखता है। जीवन के हर पहलू पर छोटी छोटी समस्याएं आती है, जैसे शैक्षणिक अवस्था में शिक्षा से संबंधित चुनौतियां, परीक्षा में स्पर्धाओं से लड़ने व अव्वल स्थान पाने की होड़ के बावजूद सफलता अर्जित करने की ही ठान कर चलता है कि शिक्षा पूर्ण करने के बाद व्यक्ति के पास नौकरी, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन में ढेरों चुनौतियों से सामना होता है। उस स्थिति में प्रत्येक हालातों का डटकर मुकाबला ही व्यक्ति की जीत तय करता है। किसी भी व्यक्ति का आत्मविश्वास व कार्य के प्रति अथाह मेहनत ही हर प्रकार की समस्याओं से लड़ने का एकमात्र हथियार है, जिसके सहारे जीत तय की जा सकती है। व्यावसायिक चुनौतियां भी अपने पांव पसारती है। व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता के आधार पर कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। जीवन पर्यंत समस्याएं रास्ते का रोड़ा बनने का प्रयास करती है, परंतु इंसान की लगन व मेहनत स्थिरता के आधार पर किसी भी प्रकार की चुनौती से लड़ने का विश्वास पैदा करती है। वह आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती है, जो कि व्यक्ति के जीवन में समय समय पर अनुभव के आधार पर काम आती है। पाठ 24, सपनों की पराकाष्ठा। किसी भी कार्य की सफलता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को उसके प्रति सपने संजोने का पूरा अधिकार है। उन सपनों के आधार पर ही व्यक्ति आगे बढ़ने की ओर प्रेरित होता है। परंतु जीवन में मोड़ जब आता है, तब व्यक्ति द्वारा संजोए गए सपनों की पराकाष्ठा शुरू होती है। यहाँ सपनों की पराकाष्ठा से मतलब सीधे सीधे सपनों को प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से है। सपनों को प्राप्त करने के लिए गुजरने वाली परीक्षा की घड़ियों से है। सपने संजोना कोई बुरी बात नहीं है। सपनों को साकार करने के लिए की जा रही मेहनत पर निर्भर करता है कि आप अपने सपनों को किस तरह से पूरा करना चाहते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन के हर घटक में सपने संजोता है, जिसके लिए पूरे जीवन भर मेहनत करता है। कुछ सपने सच होते हैं, कुछ काल्पनिक होने के आधार पर पूरे नहीं हो पाते, परंतु व्यक्ति के प्रयास कभी कम नहीं होते।
वो हमेशा अपने सपनों को सच करने के लिए प्रयास करता रहता है। कुछ सपने सच होते हैं तो कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं। यही मानव जीवन है, जिसमें आशा व विश्वास के सहारे इंसान अपनी खुशी ढूंढता है। पाठ 25, स्नेह का समावेश। इस शीर्षक को भी आपके बीच में एक कहानी के रूप में रखना चाहता हूं। एक सरकारी स्कूल में एक नए शिक्षक का तबादला होता है। शुरू में सभी बच्चों से मिलना जुलना होता है। थोड़े दिन बाद सभी बच्चों से शिक्षक का परस्पर स्नेह हो जाता है। शिक्षक की शिक्षा उपलब्ध करवाने की प्रणाली से सभी बच्चे प्रभावित हो जाते हैं और स्कूल का परीक्षा परिणाम भी इसी बूते शानदार आना शुरू हो जाता है। जब कुछ समय बाद शिक्षक का दूसरी जगह तबादला होने का समाचार आता है, तब सारे विद्यार्थी भावुक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। उनका एक शिक्षक के प्रति ये भाव देखकर गांव के लोग भी प्रभावित होते हैं। यह एक स्नेह का समावेश विद्यार्थी वर्गों में शिक्षकों द्वारा दिया जाता है। आज जीवन भी इसी पड़ाव पर है। हमारे सुख व दुख का आधार भी हमारा किसी के प्रति स्नेह के समावेश से ही है। जिंदगी के हर पल में हमारी खुशी व हमारे गम में हमारा किसी न किसी के प्रति स्नेह का समावेश ही है। स्नेह के उच्चतम आधार के मायने से ही सुख व दुख का पैमाना बढ़ता है, जो हमारे जीवन के उत्तरोत्तर घटकों के आधार तय करता है। पाठ 26, रिश्तों की बारीकी। जीवन को बेहतरीन व सुखद बनाने में सबसे ज्यादा सहयोगी होते हैं हमारे जीवन के कुछ रिश्ते। वो रिश्ते माता पिता, भाई बहन, दोस्त या सहपाठी के रूप में हो सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए हमें हर रिश्ते की संवेदनशीलता को समझना होगा। हर रिश्ते की बारीकी को समझते हुए प्रत्येक की भावना का सम्मान करना होगा। हमारे आसपास हम काफी जिंदगियों को खुशहाल नजर में देखते हैं, तो काफी जीवन में वीरान पड़ाव में भी देखने को मिलते हैं। उस स्थिति में आपसी रिश्तों को समझ पाना या ना समझ पाना भी अपने आप में एक कारण है। आपसी रिश्तों की संजीदगी का ख्याल हमें कदम कदम पर रखना होता है। संयम की परीक्षा व सूझबूझ की पराकाष्ठा रिश्तों के हर मोड़ पर देखने को मिलती है। जहां रिश्तों की बारीकी को नहीं समझ पाते, वहां परिवार विच्छेद के वाकये भी अमूमन देखने को मिलते हैं। पति पत्नी के झगड़े से लेकर तलाक तक का सफर व पिता पुत्र तथा भाई भाई के बीच संपत्ति विवाद के झगड़े के बाद परिवार विच्छेद के वाकये केवल रिश्तों की बारीकियों को ना समझ पाने के ही घटक हैं। अपनी आर्थिक फलीभूतता को शांत करने के लिए कुछ लोग धोखा देने में भी रिश्तों को तार तार करने से नहीं चूकते हैं। तो उस स्थिति में भी वो रिश्तों की बारीकी से पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं और आर्थिक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए सालों से संजोए गए रिश्तों को ताक पर रख देते हैं। एक कहानी के माध्यम से रिश्तों की बारीकी को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। रिश्ते में दो भाई थे। एक की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी और एक भाई आर्थिक रूप से ठीक था। आर्थिक रूप से मजबूत भाई ने अपने चचेरे भाई, जो कि आर्थिक रूप से सामान्य नहीं था, को अपने पास व्यवसाय में नौकरी पर रख लिया ताकि उसकी कमियों को पूरा कर सके और घर की सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया। गांव में जो भी स्थिति सही नहीं थी, उसे भी पक्का मकान व आपसी रिश्तेदारों के बीच मान सम्मान में वृद्धि करने में मदद की। बड़ा भाई, जो आर्थिक रूप से ठीक था, उसने सारी व्यवस्थाएं करने के बाद अपने चचेरे भाई की हर संभव मदद करने के लिए तत्पर रहता था। शायद ही कोई परेशानी को आने देता था। जो आर्थिक रूप से हटाई जा सकती हो, उसे बड़ा भाई बिल्कुल भी दूर करने से पीछे नहीं हटता था। बड़े भाई ने छोटे चचेरे भाई को कभी अपने सगे भाई से कम नहीं समझा। वह रिश्ते की हर बारीकी को समझा, परंतु छोटे भाई की सारी सामान्य जरूरतें पूरी हो चुकी थी। वह अब व्यवसाय में भी वो पारंगत हो चुका था। उसने उन रिश्तों की बारीकी को एक झटके में तोड़ते हुए अपने बड़े भाई के प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर अपने बड़े भाई के सामने स्पर्धा में ही व्यवसाय शुरू कर दिया। वह हर कोशिश रहती कि बड़े भाई को नुकसान पहुंचे। बड़े भाई के साथ व्यवसाय करने वाले तमाम लोगों को जैसे तैसे अपने साथ ले लिया। वह आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक रूप से अपने बड़े भाई को तोड़ने में लग गया, पर होने को कुछ और ही मंजूर था और कुछ फैसलों ने उस छोटे भाई को कुछ ही दिनों के लिए भले ही फर्श से अर्श तक पहुंचाया, पर अपने बिना मूल्यांकन के फैसलों से आर्थिक नुकसान ने छोटे भाई को वापस वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया जहां उसने शुरुआत की थी। इस बार उसके साथ केवल असफलता ही नहीं थी, बल्कि बाजार का कर्जा वह अब दोबारा ना उठ पाने का मानस भी था। पर अब छोटे भाई ने आर्थिक नुकसान के साथ साथ अपने बड़े भाई के विश्वास को भी खो दिया था। यहाँ इस कहानी से केवल रिश्तों की बारीकी से आपको अवगत कराने का प्रयास किया है। ये कहानी पूर्णतया काल्पनिक है, किसी भी सत्य कथा पर आधारित नहीं है।
पाठ 27 अपनेपन का एहसास। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। सदाचारी पुरुष तो वही होता है जो अपनों की पीड़ा को समझ सकता है। भावनाओं के काफी सैलाब शब्दों से बयान नहीं होते हैं, उनको अपनों द्वारा महसूस किया जाता है तथा उसे अपनेपन का एहसास करवाया जाता है कि हम सदैव अपनों के साथ हैं। समय चक्र भी इस बात का साक्षी है कि समय कभी भी किसी का भी एक जैसा नहीं रहा है। शास्त्रों और पुराणों की बात के अलावा हमने भी हमारे जीवन काल में ऐसे वाक्य देखे होंगे जब 30-40 वर्ष पूर्व जिन नामों के चर्चे थे आज वो गुमनामी में कहीं खो गए हैं। ये बात इस बात की गवाही दे रहे हैं कि समय चक्र अपनी दिशा बदलता है। दिन में सूरज की धूप छांव भी अपनी जगह बदलती है, वहीं बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। बस फर्क है एहसासों का, रिश्तों का, व अपनेपन के एहसास व जीवन के मधुर व खट्टे संबंधों के एहसास का। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में पड़ाव होना रहना चाहिए। यही जीवन व रिश्तों की सुंदरता है, यही जीवन के एहसासों का समायोजन है। पाठ 28 स्वाभिमान का पक्षधर। जिंदगी का मौलिक उद्देश्य ही यही है कि वो सच व सच के परिप्रेक्ष्य के साथ रहे। जीवन असमानताओं का संतुलन है। बचेगा तो बचेगा, स्वाभिमान हो या धन। अर्थात आज का समय हर परिस्थिति में मजबूत रहकर खड़े रहना है। आज की स्थिति यही है कि आप अपने अंदर कितना समेट सकते हो, आप अपने अंदर कितना पचा सकते हो, फिर भले ही वो आपका स्वाभिमान हो या फिर आपके द्वारा अर्जित किया हुआ धन। अगर आप पचा गए तो आपके जीवन को सुखद बनाने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं दूसरी तरफ आपकी लापरवाही रही और आप पचा नहीं पाए तो आपको भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको आर्थिक नुकसान तो होगा ही, साथ साथ आपके स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचेगी, जिससे वापस एक नई यात्रा को शुरू करना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है। ये जीवन स्वाभिमान का ही पक्षधर है, जिसके सहारे ही आप एक सुखद व कुशल जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं। बगैर स्वाभिमान के जीवन गर्त बनते देर नहीं लगती, जिसका सामना करना बहुत कठिन है। पाठ 29 लक्ष्य प्राप्ति की होड़। उड़ने दो मिट्टी को, आखिर कहां तक उड़ेगी। हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो जमीन पर ही गिरेगी। आज स्थितियां ऐसी ही है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का दौर खत्म सा हो गया है। कुछ लोग लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने मर्यादित संसाधनों को ताक पर रखकर लगा देते हैं और फिर उन संसाधनों के बलबूते अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, भले ही वो आर्थिक प्रदर्शन हो या मौलिक प्रदर्शन। फिर जैसे ही उन संसाधनों में कमी आती है वैसे ही वो हर्ष से पर्स पर आ जाते हैं और अपने सामान्य जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। ये हालात बदलने चाहिए। मन की स्पर्धा हो, पर वो स्पर्धा स्वस्थ हो, गतिशील हो, व्यवस्थित हो। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को साधना आवश्यक है, पर उस लक्ष्य की प्राप्ति को हासिल करने की महत्वाकांक्षा की कीमत हमारे जीवन व मनोबल को असर करे, ऐसी होड़ में हमें शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे भाव व हमारे प्रयास किसी नए आशावादी व्यक्ति के लिए प्रेरणा बने, ऐसी कोशिश हमारी रहनी चाहिए, ना कि आगामी पीढ़ी के प्रति हम रास्ते का रोड़ा बने या अवरोध का कारण बने। पाठ 30 स्वार्थ की बूटी। जीवन में कुछ हद तक स्वार्थ अनिवार्य है, पर स्वार्थ की गहराई इंसानियत के महत्व को खत्म सी कर देती है। आज के युवा की कहानी, आज का युवा स्वार्थ का पुतला है। वो केवल दिन रात अपने बारे में सोचने के अलावा कोई कार्य नहीं कर सकता। उसे परीक्षा में कैसे भी करके अच्छे अंक आ जाएं, स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन में अच्छे लड़के लड़की से मित्रता हो जाए, अच्छा मोबाइल मिल जाए, अच्छी कार मिल जाए, बस दुनिया भर की चीज मिल जाए, परंतु किसी के लिए कुछ ना करूं, ना ही किसी को कुछ दूं, ना ही राष्ट्रीय धर्म के लिए कुछ करूं, ना ही संस्कृति से कोई लेना देना है, ना ही सभ्यता से कोई लेना देना है, ना ही संस्कार की उलझन में पड़े और ना ही बकवास बातों के लिए मेरे पास समय है। ऐसी सोच आमतौर पर आज के युवाओं में पसर रही है। आज का युवा बॉलीवुड की भांड संस्कृति का गुलाम सा बन गया है। बुरा काम करने में किसी प्रकार का संकोच ना करने वाली वह कम्युनिस्ट माहौल की पढ़ाई पढ़कर अंग्रेजों की गुलामी करने वाली नस्ल सी हो गई है। आज की युवा पीढ़ी जिसके पास धन हो उसे ही अपना आदर्श मानती है, भले ही वो पैसा अनीति से कमाया हो। पैसा कमाना व विलासिता में खर्च करना, यही आज के ज्यादातर युवाओं का अंतिम लक्ष्य है।
जीवन की सार्थकता के लिए ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। पाठ 31, निस्वार्थता के भाव। जीवन में मानवीय जीवन व्यवहार का महत्वपूर्ण कर्म हम सभी का एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्रसन्नता, दया, करुणा और निस्वार्थता के भाव रखना है। कहते हैं प्रेम एक ऐसा संयोग है जो अंततः इस संसार में कई दुखों का एक कारण है, फिर चाहे वो किसी भी रिश्ते का हो, माता पिता, भाई बहन, दोस्त या फिर जीवन साथी। परंतु प्रेम के साथ एक भाव निस्वार्थता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस भाव के अभाव में किया गया प्रेम और उससे संबंधित कार्य व्यवहार और आचरण की अक्षर प्रेम में मिले दुख का वास्तविक कारण है। ऐसे आचरण से व्यक्ति हमेशा उम्मीदों और प्रत्याशों से घिरा रहता है, जिनके पूर्ण न होने पर उसे कष्ट होता है। अंततः सार ये है कि प्रेम तो किया जाए, परंतु निस्वार्थ भाव से, क्योंकि ऐसा प्रेम कभी दुखों का कारण नहीं बनता, बल्कि जीवन में संपूर्णता का एहसास कराता है, जिसमें आपके पास दूसरों को देने के लिए वो सब है जिसे वो इस स्वार्थी समाज में ढूंढ रहे हैं, और आपके पास वो है जिसमें आप अपने इस जीवन में तलाश रहे होते हैं, शांति और संपूर्णता। क्योंकि प्रेम का वास्तविक अर्थ यही है, निस्वार्थ प्रेम। पाठ 32, वादों पर टिकी जिंदगी। आमतौर पर जीवन में आशा और विश्वास की शुरुआत वादों से शुरू होती है। जीवन में उन्हीं वादों को पूरा होना या न होना ही वादे के पेचीदापन से जीवन को रोचक बनाता है। हर रिश्ते में वादे का अपना एक अहम किरदार रहता है। पुत्री का माता से, पुत्र का पिता से, बहन का भाई से, पत्नी का पति से किया गया वादा जीवन के रिश्तों को मजबूत बनाता है। उन्हीं के वादों के आधार पर पत्नी और पति 7 जन्मों तक साथ निभाने पर भरोसा करते हैं। पारिवारिक रिश्तों से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में भी वादों का अपना एक अहम किरदार है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति का अपने बॉस से व्यवसाय व लक्ष्य प्राप्ति को लेकर किया गया वादा, ये बस इस जीवन में अपनी अहम भूमिका दर्शाता है। जीवन के कई पड़ाव पर इस वादों में भी पेचीदापन आता है, जिसके फलस्वरूप कुछ वादे समय पर पूरे नहीं हो पाते, और ऐसी स्थिति में जीवन के गंभीर संकट से भी गुजरना पड़ता है। खट्टी मीठी जिंदगी में रोमांचकता को बरकरार रखने के लिए वादे बहुत जरूरी हैं। जैसे किसी ने कहा है, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या। पाठ 33, असंभव की सीमा। एक्ट बट डोंट रिएक्ट। जीवन की किसी भी हालात में जब आप गुजर रहे हैं, उस समय उस कार्य को समर्पित होकर करें और सफलता के सारे पड़ाव पार कर दें। उस कार्य के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया का प्रभाव ना दें, क्योंकि वो प्रतिक्रिया हमारे अंदर ऐसे भाव लाने का प्रयास करती है जिससे हमारा उस कार्य के करने के प्रति विश्वास कम हो। जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको असंभव की सीमा को पार करना होगा। जहां संभव के भाव दिखते हो, वो लक्ष्य कभी बड़ा नहीं हो सकता। जहां लोगों का किसी कार्य के प्रति संभव का दृष्टिकोण ही आपको बड़ी जीत दिला सकता है। मानवीय जीवन में इरादे मजबूत हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कार्य करने वाले के आत्मविश्वास पर सर्वस्व निर्भर करता है कि हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति कितने गंभीर हैं तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस हद तक मेहनत करने को तैयार हैं। असंभव की किस सीमा को छू सकते हैं, वही लक्ष्य निर्धारण का मुख्य पैमाना होता है। पाठ 34, अकेलेपन का मर्म। जीवन एक यात्रा है जिसमें अच्छे बुरे व सही गलत हर प्रकार के दौर से गुजरना पड़ता है। कभी कभी आदमी जीवन के प्रति गंभीरता को ऐसे अंदाज में ले लेते हैं जहां वो लक्ष्य को प्राप्त करने में शायद सफल हो जाएं, परंतु एक मुकाम पर आकर खुद के साथ किसी को न पाकर हताश हो जाते हैं। उस वक्त उसमें जो अकेलेपन का मर्म होता है वह जीवन का सबसे कठिन दौर होता है। एक पल, एक क्षण वह एक दौर ऐसा आता है जब वह अपनी बीती जिंदगी को याद करे तो अपने आज को पूर्ण रूप से अकेले व खाली पाता है, और उस अकेलेपन की व्याकुलता उस इंसान को अंदर तक झकझोर देती है, और उस दिन उसे एहसास होता है कि उसने उस आज को बनाने में भूतकाल में ना जाने क्या क्या खो दिया। उन खोई हुई चीजों का मूल्यांकन करना उतना ही कठिन
जितना उन्हें भविष्य में वापस पाने का प्रयत्न। जीवन के कठिन दौर ही इंसान की मजबूती और विश्वास के पैमाने को तय करते हैं। जीवन में अकेलेपन के मर्म से बड़ा प्रतिद्वंदी कभी कोई नहीं हो सकता। पाठ 35, समाजवाद या राष्ट्रवाद। एक जिम्मेदार व्यक्ति जब अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को पूरा कर लेता है तब उसकी जिम्मेदारी अपनी समाज व अपने राष्ट्र के प्रति शुरू हो जाती है। अपने निजी विकास के घटकों के प्रति कार्य करना उसका मौलिक अधिकार होता है। जब एक व्यक्ति किसी समाज का अभिन्न अंग है तो यह महत्व रखता है कि समाज के विकास में उसका किस प्रकार से योगदान है। सामाजिक विकास को सरोकार करने के बाद राष्ट्र के प्रति भी अनगिनत जिम्मेदारियां प्रत्येक इंसान की बनती है, जिसमें राष्ट्र के आत्मसम्मान के प्रति राष्ट्र हित के कार्यों पर कार्य करने की जरूरत है। एक व्यक्ति से बदलाव के पल आए न आए, पर आज तक जो भी बदलाव की बयार देखने को मिली वो किसी न किसी एक व्यक्ति के विचारों का ही उन्माद था। एक जिम्मेदार नागरिक के लिए समाज व राष्ट्रवाद दोनों का संतुलन लेकर चलना जरूरी है, तभी वो अपने जीवन के साथ न्याय कर पाएगा। व्यक्तिगत विकास में निखार लाने के लिए समाज के साथ राष्ट्र के प्रति भी निर्भीकता से निस्वार्थ भाव के साथ कार्य करने की जरूरत है। पाठ 36, रोमांचकता का पुलिंदा। जीवन बेशक एक डोर है। जीवन को अलग अलग श्रेणियों में जीने वाला मानव अपने आप से खुद जिंदगी का एक बहुत बड़ा घटक है। अपने जीवन के उतार चढ़ाव में सुख और दुख दोनों का संतुलन तरीके से सहज कर जीवन के पलों में से खुशी और गम को बराबर रखते हुए अपना जीवन यापन करता है। मनुष्य के जीवन में जब खुशी के अवसर होते हैं तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का रोमांच होता है और उस रोमांचकता के आधार पर वह जीवन के तमाम उन सपनों को पूरा करने की ठान लेता है जो उसने कभी किसी पल में देखे होंगे। वहीं दूसरी तरफ जब मनुष्य का सामना दुखों से होता है तो वह टूट सा जाता है, निराश हो जाता है, खुद से संभावनाएं तलाशनी शुरू कर देता है कि किस प्रकार वह इस दुख से बाहर निकलकर दोबारा प्रयास के अंदर प्रयासरत होकर सफलता की सीढ़ी को छूकर सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकता है। मनुष्य हर पल, हर दृष्टि में और हर हाल में दुख को किनारे करके खुशियों की खोज में प्रयासरत रहता है। यही जीवन की सार्थकता है और यही जीवन का सच है। व्यक्ति रोमांचकता के आधार पर जीवन के कठिन समय में देखे गए दुख को भी सहन कर जाता है और फिर निकल पड़ता है सुख की खोज में, खुशी की खोज में, सम्मान और आत्मविश्वास की खोज में। जिस तरह से अपने सपनों को टूटने पर मायूस होने वाला व्यक्ति दोबारा सफलता की आस में प्रयास नहीं छोड़ता, ठीक उसी प्रकार उस व्यक्ति के आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की ललक एक नए कार्य सिद्धि की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, अनुग्रहित करती है। यह मानवीय प्रवृत्ति ही है जो दुख के बाद सुख की तलाश में व्यक्ति को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करती है, और इसे मानवीय प्रवृत्ति के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन में नए सपनों को संजोकर आगे निकल पड़ता है। पाठ 37, क्रोध का जमावड़ा। वृद्धत्व रूप का, आशा धीरज का, मृत्यु प्राणी का, ईर्ष्या धर्माचरण का, क्रोध लक्ष्मी का, कुसंगति चरित्र का, काम शर्म का और अभिमान सभी का नाश करता है। यूं तो जीवन में कोई भी कार्य इच्छा के अनुरूप न होने पर गुस्सा हमारे अंदर अपना स्थान ले लेता है। जिस तरह सुंदर से सुंदर रूप का नाश व्यक्ति की ढलती उम्र कर देती है, आशाएं धीरज का व क्रोध लक्ष्मी का नाश कर देती है। इंसान जब क्रोध के पड़ाव से गुजर रहा होता है तब वह सही गलत का आंकलन नहीं कर पाता, और इसका हर जाना व एहसास क्रोध के शांत होने पर होता है। पितामह का एक ही पाप था कि समय पर क्रोध नहीं किया, वह जटायु का एक ही पुण्य था कि उसने समय पर क्रोध किया। परिणाम, पितामह को बाणों की सैया मिली और जटायु को भगवान श्री राम की गोद। क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म के लिए किया जाए। वह सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वो धर्म को बचा नहीं पाता। आज के समय में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि धैर्य कमजोरी है, परंतु ऐसा सोचना गलत है। धैर्य व संयम मजबूती की निशानी है, जबकि क्रोध कमजोरी का प्रतीक है। भगवान श्री राम ने रावण को प्रेम पूर्वक समझाया, किंतु अंत में रावण का वध करना ही पड़ा। श्री कृष्ण को अन्याय व अत्याचार के खिलाफ सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ा। वह समय के मामा कंस तक को खत्म करना पड़ा। शांति से हल न निकलने की स्थिति में हमें राष्ट्र व धर्म की रक्षा हेतु क्रोध व हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है। क्रोध अपने आप में ज्वार है,
खोलते हुए पानी में जैसे प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, ठीक उसी प्रकार क्रोध की स्थिति में हम सच को नहीं देख सकते। क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। एक सुखद जीवन के लिए सदा मुस्कुराते रहिए। आपके चेहरे पर हंसी न केवल आपके स्वास्थ्य अपितु कईयों के आकलन को भी प्रस्त कर देगी। पाठ 38। हर पल एक शिक्षक। जिंदगी हर पल इंसान को एक नया सबक देती है और हर पल इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। वैसे तो हमारे जीवन में सबसे पहले शिक्षक हमारी माता होती है, जो हमें जन्म देती है और पाल पोस कर बड़ा करती है, और हमारे दूसरे शिक्षक हमारे पिता हैं, जो हमारे सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और जीवन की हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इसके पश्चात हमारे शिक्षक व मित्रों की भूमिका हमारे जीवन में शिक्षक के रूप में होती है। वैसे तो जीवन के प्रत्येक पल हमारी सफलता व असफलता के आधार पर हमें एक नई सीख देते हैं। जीवन का हर उतार चढ़ाव एक नया पाठ पढ़ाता है, वह हमारे जीवन में एक नया अध्याय लिख कर जाता है। फिर भी जीवन का हर मोड़ व संकट का समय उस संकट से जूझने को प्रेरित करता है, वह आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कुछ पल आते हैं जब अपना आत्मविश्वास खो बैठता है, अकेला सा पड़ जाता है, चारों तरफ आशाओं के रास्ते बंद से हो जाते हैं। उस समय ये समय का पहर ही उस खोए हुए विश्वास को वापस लौटाता है। सकारात्मक व्यक्ति अपने जीवन के हर पल से कुछ न कुछ सीख ही लेता है, इसीलिए हर पल को एक शिक्षक का नाम दिया गया है। पाठ 39। अपनेपन की लड़ाई। बात अपनों की होती तो शायद कोई बात बुरी न लगती। सवाल अगर अपनेपन का होता तो आज लड़ाई हक की होती। अपनेपन की लड़ाई में अक्सर जिसके दिल में अधिक प्यार होता है वो हार जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अहंकारी नहीं होता। कभी कभी हम किसी के हक और अपनेपन की लड़ाई को उनका अहंकार समझने की भूल कर लेते हैं और इससे एक अच्छे व सच्चे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करते चले जाते हैं। आज जीवन की नियति यही है कि अपनेपन की लड़ाई है, पर केवल हक तक सीमित है, उसमें अपनेपन का एहसास नहीं है। मसलन इस लड़ाई में कहीं ना कहीं स्वार्थ भी हावी हुआ है, जिसमें अपनापन कम और स्वार्थ ज्यादा दिखाई देता है। इस लड़ाई में हक और अधिकार को महत्वहीन करते हुए अपनापन कहीं खो सा गया है। दिखावे के इस दौर में अपने होने का एहसास करवाते हैं, पर अपनेपन का एहसास कभी नहीं करवाते। जीवन के कुछ दौर असमंजस के मुकाम पर होते हैं, जहां त्वरित गति से अपने और पराये की परिकल्पना करना आसान नहीं है। सार्थकता की होड़ में सत्य को सामने लाना बहुत कठिन है। पाठ 40। रिश्तों की गहराई। इस शीर्षक को भी एक कहानी के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। अकबर के दरबार में उसके 9 कोहिनूरों में तानसेन भी एक कोहिनूर था, जो अकबर के दरबार में अपनी वाणी की छटा बिखेरता था। एक बार अकबर ने तानसेन से उसके गुरु की आवाज सुनने की इच्छा जताई। तानसेन के गुरु हरिदास बहुत अच्छा गाते थे। एक बार तानसेन अकबर को लेकर अपने गुरु हरिदास की कुटिया में गए। वहां अकबर को तानसेन के गुरु हरिदास की वाणी से परिचय हुआ। अकबर बहुत खुश हुए और अपने दरबार में आकर तानसेन से धीरे से कहा कि तानसेन, तुम्हारे गुरु के आगे तुम्हारी आवाज कुछ भी नहीं है। इस पर तानसेन मुस्कुराते हुए बोले, मेरी आवाज उनसे अच्छी होगी भी कैसे? मैं इस पृथ्वी के राजा के लिए गाता हूं और वो इस ब्रह्मांड के बादशाह यानी स्वयं भगवान के लिए गाते हैं। कहानी का सारांश है, जीवन में आसपास का वातावरण पूरा मौका देता है कि स्थितियों को बदलें। यह हम पर निर्भर करता है कि हम सकारात्मक रूप से किस तरह रिश्तों के भाव व सम्मान को समझ पाते हैं। अब जीवन इस कदर ही आगे बढ़ रहा है जहां रिश्तों की डोर को समझना मुश्किल हो रहा है। रिश्तों की उम्र छोटी होती जा रही है। ये अल्पायु के रिश्ते मानवीय व्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। रिश्तों का आकलन भावनाओं की गहराई को समझे बिना निर्णय लिए जा रहे हैं। जिन संबंधों को पेड़ की तरह सींचा जाता है, उन्हीं संबंधों को एक ही पल में दरकिनार कर दिया जाता है। स्वार्थ की परिपाटी हावी हुई है, पर साथ साथ स्वाभिमान का भी स्तर गिरा है, जिसके तहत संबंध खतरे के निशान से ऊपर चल रहे हैं। धैर्य व संयम आज के खान पान में ना के बराबर है। इस वजह से गहरे रिश्ते को भी चोट का सामना करना पड़ता है।
सहन करने की क्षमता खत्म सी हो गई है। इस स्थिति में सभी का मौलिक कर्तव्य बनता है कि रिश्तों की संजीदगी को बेहतर तरीके से समझे। रिश्तों के महत्व को शालीनता से समझने की जरूरत है। फलस्वरूप निस्वार्थ भाव से रिश्तों को समझा जा सके व एक दूसरे का मान सम्मान सजग रहे, ये प्रयास भाव साथ में होना चाहिए। पाठ 41 वर्तमान परिप्रेक्ष्य का असर। रस्सी जैसी जिंदगी, तने तने हालात, एक सिरे पर ख्वाहिशें, दूने पे औकात। आज का वर्तमान परिदृश्य यही है कि जिंदगी एक डोर के समान है जिसमें हालातों को प्रभावित करना कठिन है। एक ओर जहां दिल में ख्वाहिशें व महत्वाकांक्षाएं पैदा हो रही है, वहीं दूसरी ओर हैसियत भी उन सपनों को वर्तमान हालातों के आधार पर पूरा होने में अवरोधक बन रही है। जीवन के आज के हालात यही हैं कि इंसान को अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी को भी कुचलना पड़े तो वही चकता नहीं है। भावनाओं का मरम मिट सा गया है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करना ही प्राथमिकता है, भले ही उसकी कीमत रिश्तों की गहराई को खत्म करना ही क्यों ना हो। अपने सपनों को सच करने के एवज में रिश्तों को तार तार करने से भी नहीं चूक रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों का असर इतना हावी हो गया है कि विश्वास की मर्यादा घट सी गई है। भरोसे का पैमाना कम सा हो गया है। आर्थिक व व्यक्तिगत जीवन में भरोसे की मात्रा खत्म सी हो गई है। आज का परिप्रेक्ष्य आज के खान पान व रहन सहन के आधार पर पूरी तरह से बदल सा गया है। यह मुमकिन नहीं कि सब लोग ही बदल जाते हैं, कुछ हालात के सांचों में ढल भी जाते हैं। ऐसे तो आज का दौर स्वभाव के बदलाव का दौर है। व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुरूप अपना पाला बदल रहा है। कुछ जरूरत के आधार पर बदल रहे हैं तो कुछ मजबूरियों के आधार पर। यह संभव नहीं है कि हर व्यक्ति बदल जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से अपने ईमान को नहीं मार सकता। परंतु आसपास का वातावरण इस कदर हो गया है कि व्यक्ति के पास दो ही विकल्प है कि या तो आप समय अनुरूप बदल जाओ या फिर जो चल रहा है उस आधार पर अपने आप को ढाल लो। जो स्थितियां हैं उसके अनुरूप खुद को आपका बना लो, जिससे ना ही आपके पास किसी प्रकार की शिकायतें रहेगी और ना ही कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा। अपने हालात का खुद पता नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं आजकल। पाठ 42 सच की गवाही। इस शीर्षक को भी एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार एक गांव में एक नई सरकारी नियुक्ति हुई। सरकारी कार्य से गांव से दूर शहर में उसे नौकरी लगी थी। थोड़े दिन बाद मां ने बेटे को फोन किया और पुत्र से सभी हालचाल पूछा, तो बेटे ने जरूरत के हिसाब से उचित पगार का आश्वासन दिया। इस पर मां ने कहा कि बेटा, ये कमाई 1 नंबर की है या 2 नंबर की? बेटे ने इसे 1 नंबर की बताई। इस पर मां ने कहा कि गांव के ही एक सरकारी नौकरी लगे लड़के के बक्सा भर भर के पैसे आते हैं। इस पर बेटे ने मां को बताया कि वो 2 नंबर की कमाई है, जिसकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। कुछ दिनों बाद 2 नंबर की कमाई वाले लड़के के घर पर पुलिस ने छापा मारा और सारे बक्से जो पैसे से भरे हुए थे वह सारी अवैध संपत्ति साथ ले गए। इज्जत गई वो अलग। इस पर 1 नंबर की कमाई वाले की मां के हाथ पांव फूल गए। उसने बेटे को फोन करके इस घटना की जानकारी दी। एक बार फिर बेटे ने कमाई की पुष्टि की। इस पर पुनः बेटे ने इसे ईमानदारी की ही बताई। यह सुनकर मां की आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरे पर खुशी के भाव थे, जो कि 1 नंबर ने 2 नंबर पर जीत दर्ज की थी। सच की जीत का एक अलग प्रकार का उदाहरण है। जीवन सही मायने में तो सच का गवाह है, पर आज के दौर में स्वार्थ व भेदभाव ने सच को दबा सा दिया है। सच की गवाही हेतु बने इस जीवन में अविश्वास ने भी अपनी एक अलग जगह बनाई है। भरोसे की जगह धोखे ने भी अपना एक स्थान बनाया है। जीवन का मौलिक धर्म ये होना चाहिए कि हम सदाचार से परिपूर्ण हों, परंतु अभी के समय में लोगों का खान पान बदला है, परिवेश बदला है। इस स्थिति में जीवन का महत्व घट सा गया है। लोगों ने बदलाव की राह को प्राथमिकता दी है। बदलाव के नजरिए को बल मिलने से पाश्चात्य व्यवस्था का प्रसार ज्यादा हुआ है, जिसकी बदौलत संस्कारों का सरोकार होना कठिन सा हो गया है। जिंदगी की गहराई कहीं कहीं अत्यधिक गहरी सी हो गई है। फलस्वरूप कई बार जीवन महत्वहीन व व्यर्थ सा लगने लगता है। पर एक सदाचारी जीवन के लिए निर्भीकता से आगे बढ़ना होगा। आत्मविश्वास व निडरता ही जीवन के अहम पड़ावों को पार करने में मददगार साबित होगी।
जीवन खुद एक कसौटी है, आंतरिक परीक्षा है, जिस परीक्षा में सफल होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। जीवन के मूल्यों को भली भांति तरीके से समझ लेना ही जीवन की सार्थकता है। यही जीवन के विकास की सीढ़ी है। पाठ 43, आत्मा की पैरवी। मौत का कैसा डर मिनटों का खेल है, आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। उक्त शब्दों के माध्यम से जिंदगी और मौत के रिश्तों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। एक संघर्ष भरी जिंदगी में उतार चढ़ाव व अच्छे बुरे वाक्य घटना अपना अपना स्थान रखते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण इस कदर सामने आते हैं जिनमें सही और गलत का फैसला हमें स्वयं को करना पड़ता है। यह सही और गलत की पहचान करने में सबसे बड़ी सहयोगी की भूमिका निभानी है। हमारी आत्मा हमें इजाजत देती है, वह पहचान करवाने में भी कारगर साबित होती है। जीवन में ऐसे बहुत से पड़ाव व घटक आते हैं जब हम उस पल को दिल और दिमाग से भले ही ग्रहण करने की इजाजत देते हैं और जरूरत पड़ी तो उस पल की पैरवी भी करते हैं। उस पल से अच्छे व बुरे दोनों पलों से परिचय करवाते हैं। हमारे जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने में हमारी आत्मा का बहुत बड़ा किरदार रहता है। कहते हैं जिसकी आत्मा जीते जी मर जाती है वो मनुष्य श्रेणी से निकलकर वर्णशंकर की श्रेणी में आ जाता है। पाठ 44, अपनों की तरफदारी। जीवन थोड़ा है, करने योग्य बहुत कुछ है। प्रमाद व आलस्य जीवन के सबसे बड़े शत्रु हैं। वैसे तो जिंदगी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने व स्वार्थ की लोलुपता में ही बीत जाती है, परंतु जीवन के महत्व को सारगर्भित करना होता है। जिंदगी के अभिनय में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जब दुनिया द्वारा हमें गलत ठहराने का प्रयास किया जाता है, परंतु हमारे कुछ अपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। उन परिस्थितियों में हमारे मनोबल व आत्मविश्वास को एक प्रभावशाली वेग मिलता है जो हमारे जीवन की अलौकिकता को चमत्कारी बनाता है। ऐसी ही परिस्थितियां कभी कभी हमारे चाहने वालों के साथ भी आती है। उन हालातों में उनके साथ हमारा समर्थन भी उनके मनोबल को बढ़ाता है। अपनों की तरफदारी हमारे जीवन के मौलिक दायित्वों को पूरा करती है। अपनों की तरफदारी हमें भावनात्मक एहसास कराती है तथा व्यक्तिगत संबंधों से भी परिचय करवाती है। रिश्तों की मधुरता से प्रत्यक्ष मिलवाती है। लक्ष्य सिद्धि की ओर अग्रसर इस जीवन में महत्वपूर्ण करने योग्य कार्य बहुत है, परंतु प्रमाद व आलस्य ने इस जीवन में बड़े से बड़े कार्य को भी रोकने में मुखरता हासिल की है। अपनों की तरफदारी भी एक सच्चे सहयोगी की भूमिका निभाती है, परंतु आज का दौर स्वार्थ का दौर है, अवसर का दौर है। ना जाने क्यों हमारे अपने भी स्वार्थ से लबरेज होकर किसी अवसर की तलाश में रहते हैं। एक ऐसे अवसर की तलाश में कि कहीं भी जब मौका मिले तो हमारे अपने अपनों को ही घेरने के लिए चारों ओर चाक चौबंद व्यवस्था बिठाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, बदनाम करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे खड्डे खोदे जाते हैं जिन खड्डों के माध्यम से हमारे अपनों को ही बदनाम करने के लिए पूरी किलेबंदी की जाती है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसा दौर है जहां पर अगर कोई मुश्किल समय आता है, अगर बेवजह कोई मुश्किल समय आता है, तो अपनों की तरफदारी हो, अपनों के हक में हो। पाठ 45, अनुभव एक सीख या धोखा। इंसान खुदा बनने की कोशिश में है मसरूफ, लेकिन यह तमाशा भी खुदा देख रहा है। जिंदगी का हर मोड़ हमें नए बोध पाठ से अवगत करवाता है। भावनाओं व रिश्तों में बंधी ये जिंदगी पग पग पर नए अनुभवों से परिचय करवाती है। जीवन की मार्मिक स्थिति इस कदर हावी हो जाती है कि कभी कभी हम हमारे नैतिक कर्तव्यों से हटकर भी कोई कदम उठा लेते हैं। जिंदगी में सबसे संवेदनशील समय बचपन का होता है। बचपन में बीते पलों में से हम सीख लेकर युवावस्था में आगे बढ़ते हैं। बचपन में लगी चोट भी हमारे बुढ़ापे तक उस पल की याद दिलाती है। बचपन में मिला स्नेह व तृष्णा भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाती है। स्नेह से सहनशीलता व तृष्णा से हीन भावना का विकास होता है, जिसकी वजह से बचपन की स्थितियों का प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। जीवन बेशक एक ऐसा अनुभव है जिसमें जीवन के हर पड़ाव का अपना एक विश्लेषण शामिल है। जिंदगी में कई मोड़ निर्णायक आते हैं, वो मोड़ काफी सीख दे जाते हैं। जिंदगी के काफी मोड़ धोखे से लिप्त भी होते हैं, वो पल भर जीवन में बड़ी सीख को देकर जन्म देकर जाते हैं। इंसान जिंदगी के अंदर आए उतार चढ़ाव व उनके घटकों के माध्यम से शिक्षा जरूर लेते हैं, पर पग पग पर मिले धोखे से भी इंसान कमजोर महसूस करता है। शैक्षणिक जीवन के समय शिक्षा में सफलता, असफलता व महत्वाकांक्षा के अनुरूप
परिणाम न पाने पर भी पीड़ा व अच्छे परिणाम पर जीवन के आगे के प्रारूप को लेकर चिंता भी एक नए पड़ाव की ओर अग्रसर रहती है। युवा उम्र में जीवन साथी के चयन से, पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ से, बोध पाठ व व्यवसाय व नौकरी पेशा में प्रतिस्पर्धा भी एक नए अनुभव को पैदा करती है। ये जिंदगी जितनी रोचक है उतनी जटिल भी, जिसे बड़ी सहजता के साथ जिया जाता है। संसारिक जीवन में सपनों को साकार करने की महत्वाकांक्षा के साथ आर्थिक रूप से सुदृढ़ता से भी जीवन के अनुभव को ताजा करती है। आर्थिक कटौकटी भी नए नए अनुभवों को विकसित करती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी जीवन के मौलिक विषयों पर हावी रहती है। जीवन की यात्रा में एक पड़ाव ऐसा भी आता है जब जीवन का तलपट व दिनचर्या प्रतिदिन एक सी हो जाती है, जिसमें संघर्ष के प्रति संजीदगी लगभग समान सी स्थिति में होती है। संक्षेप में, जीवन भरोसे पर मात यानी धोखों से सरोकार हो जीवन स्वरूप अनुभवों का ही घरौंदा है, जो जीवन के प्रति बेरुखी सी दर्शाता है तथा जीवन के प्रति रोचकता को भी सिद्ध करता है। हमारे अपने जीवन में, निजी जीवन में हमें बहुत बार ऐसे अनुभव होते हैं जिसमें शिक्षा मिलती है तो धोखा भी मिलता है, पर इंसान आखिर एक दिन थक जाता है कि आखिर धोखा कब तक मिले और आखिर वो शिक्षा कब तक ले। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। पाठ 46, जरूरत की जवाबदारी। स्वार्थ यानी शव प्लस अर्थ की संरचना जीवन के कई पड़ाव लिखने में सहयोगी है। जीवन में प्रत्येक रिश्ते अपनी अपनी भूमिका बांधकर ही अपना स्थान ग्रहण करते हैं। उन रिश्तों में ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ में फलदायी आस में पलते हैं, जिन्हें आपके निकट रहने से अपने स्वार्थ को पूरा करने की संभावना रहती है। अपने स्वार्थ की परिपूर्णता तक आपके सबसे बड़े अंगरक्षक बनकर आपके समकक्ष पेश आने वाले आपके ये अपने केवल इंतजार करते हैं अपने स्वार्थ को सिद्ध होने तक का। परंतु ये स्वार्थ सिद्धि तक ही सीमित रहेगा। जिस दिन स्वार्थ पूरा हुआ उस दिन ये अपना अंगरक्षक आपसे दूर चला जाएगा, और अगर स्वार्थ पूरा भी नहीं हुआ तो समझ लीजिए आपके जीवन में एक नया दुश्मन आपके लिए खड़ा हो गया। जिस दिन समय ने करवट ली और उनके स्वार्थों को पूर्ण विराम लगाना शुरू किया, समझो उस दिन से आपके निकटता का एहसास करवाने वाले आपके ये सबसे बड़े शुभचिंतक आपके लिए ही खड्डा खोदना शुरू कर देंगे। आपके हर सहयोग व विपरीत समय के साथ को किनारा रखकर आपके हालात व आपकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाने में आगेवानी करेंगे। यही जीवन का सार्थक सत्य है, जिसमें जवाबदारी के केवल जरूरत तक ही सीमित है। जरूरतें खत्म, जिम्मेदारी खत्म, आगेवानी शुरू। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा मैं ठीक हूं और उसने मान लिया। इन शब्दों का भावार्थ सीधे सीधे जीवन के घटकों पर लागू होता है। जब जिम्मेदारी केवल जरूरत से संबंधित है, जवाबदारियों का एहसास केवल जरूरतों पर आधारित है। जरूरतें हर रिश्ते, नाते व प्रेम व स्नेह पर हावी हो चुकी है, जिनको पूरा करने के लिए इंसान हर कदम पर, हर नियंत्रण रेखा को पार करने को तत्पर है। आज स्थिति यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी उलझनों से भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दौड़ रहा है। मंजिल की तरफ ये दौड़ जीवन के काफी रिश्तों को पीछे छोड़ रही है। इस बात को समझना होगा, रिश्तों की संजीदगी की इस गहराई को समझना होगा, और जब तक इस गहराई को नहीं समझा जाएगा तब तक रिश्ते यूं ही बदनाम होते रहेंगे, रिश्ते यूं ही टूटते रहेंगे। जिस दिन आपकी पहचान आपके विचारों व सिद्धांतों को छोड़कर आपके पहनावे व रहन सहन से होने लग जाए, मतलब समझ लेना आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। पाठ 47, कर्तव्यों का हनन। ढूंढना ही है तो परवाह करने वाले को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। जीवन की स्थिति यही है कि हम दिखावा करने वालों की तरफ प्रभावित होते हैं तथा सादगी की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। फलस्वरूप दिखावा हमें तकलीफ देता है और सादगी का भाव रखने वाले हमसे दूर। आज के जीवन का धर्म यही है कि आप उनसे संपर्क रखें जो आपकी परवाह करें, आपकी चिंता करें। अपने खुद के काम हेतु आपका इस्तेमाल करने वाले लोग आपके पास खुद आ जाएंगे। आपका इस्तेमाल करने वाले लोग आपको खुद ढूंढ लेंगे। एक कहानी के माध्यम से इस पाठ को आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। एक गांव में एक परिवार रहता था। 2 भाई अपने माता पिता व परिवार के साथ रहते थे। बड़ा भाई शहर में रहता था और छोटा भाई माता पिता के साथ गांव में रहता था। बड़े भाई ने जैसे तैसे ईमानदारी से पैसा जोड़कर गांव में खेत खरीदा और भावनाओं में बहकर खेत अपने पिता के नाम कर दिया। थोड़े दिन बाद
पिता का आकस्मिक निधन हो गया। घर में पैसों की जरूरत थी तो बड़े भाई ने वो खेत बिक्री में रखा, परंतु भारतीय कानून के अनुसार वो खेत अब पिता के ना रहते पैतृक संपत्ति बन चुका था, जिसके हिस्सेदार अब बड़े भाई के साथ माँ, छोटा भाई व एक छोटी बहन भी थी। बड़े भाई ने सबके सामने हक त्याग भारतीय कानून के अंतर्गत हक ना लेने का सहमति पत्र के लिए प्रस्ताव रखा। माँ और भाई ने खुशी खुशी हक त्याग के लिए कानूनी रूप से सहमति दे दी। छोटी बहन ने अपने हक को हासिल करने की इच्छा जताई और वो भी पूरी रकम की आधी हिस्सेदारी मांगी। आपसी मन में फर्क महसूस हुआ, पारिवारिक हालात भी तंग हुए। काफी समझाइश हुई पर बहन अपनी मांग पर अड़िग रही। इधर भाई को पैसे की सख्त जरूरत थी। फिर थक हार कर बड़े भाई को मजबूरन संपत्ति का आधा हिस्सा, जितनी रकम बहन के ससुराल वालों को देना पड़ा। कहानी का सारांश यही है कि व्यक्तिगत स्वार्थ कभी कभी इतना हावी हो जाता है कि इंसान सारे कर्तव्यों को ताक पर रख देता है। किसी की फितरत का होना अगर पहले से पता चल जाता, दूध हम ना रखते किसी सांपों के लिए। जीवन में ऐसे बहुत पड़ाव आते हैं जब इस प्रकार के रिश्तों को तार तार किया जाता है और प्रत्येक कदम पर रिश्तों का हनन किया जाता है। कर्तव्यों का चीरहरण कर अपने स्वार्थों को पूरा करने की इस होड़ ने भावनात्मक पहलुओं को दबा सा दिया है। फलस्वरूप स्वार्थ काफी पहलुओं पर हावी हुआ है। पाठ 48 नैतिकता से किनारा। सुविधाओं से प्राप्त इस जीवन में मुख्य रूप से मानवता को भी एक गहरा सदमा पहुंचा है। 21वीं शताब्दी के इस समय में लोग दिल से नहीं, दिमाग से कार्य करने लगे हैं। आज का खान पान व रहन सहन बदला है, जिसकी बदौलत काफी वाकये ऐसे देखने को मिलते हैं जहां लोग नैतिकता के आधार पर भी जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। दिया कुछ इस तरह से जल गया कि पूरे घर में कालिख मल गया। डलेगी बाढ़ तो आएंगे नेता, ये मत समझो कि खतरा टल गया। हंसी दुनिया के खींचे थे जो नक्शे, हुई मुद्दत व कागज गल गया। दशहरा देखकर खुश हैं ये बच्चे, समझते हैं कि रावण जल गया। माँ बाप जब अपने पुत्र को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, जीवन के हर पहलू से लड़ने के लिए मजबूत बनाते हैं, एक सफलतम व्यक्तित्व तक सक्षम बनाते हैं, तो बेशक उम्मीद करते हैं कि बुढ़ापे के समय उनके सपनों व उम्मीदों का सहारा उनका बेटा बने, पर हो इसका उल्टा रहा है। पुत्र अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी से किनारा कर लेता है। हमारे आसपास हम ऐसे मामले देखते हैं जिसमें पुत्र अति शिक्षित होता है और माँ बाप मजबूर। अब समझ ये नहीं आता है कि परवरिश में कमी रही है या शिक्षा का स्तर गिरा है, पर वास्तविकता ये है कि नैतिकता जिम्मेदारी लेने की हिम्मत जरूर कम हुई है। जहां कोई आगे आकर अपनी आत्मा की आवाज को साक्षात मानते हुए जिम्मेदारी को अपने हाथ में ले, वह पूरी तरह से निभाए। न जाने कौन कब लूट ले राह में, काफिले से अलग मत रहा कीजिए। पाठ 49 मानवता से दूरी। मशरूफ है यहां लोग दूसरों की कहानियां जानने में। इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ते तो खुदा हो जाते। आज का दौर ऐसा है कि लोग केवल अपना समय ऐसी स्थिति में खर्च करते हैं जहां दूसरों के बारे में चर्चा हो रही हो। दूसरे व्यक्ति के जीवन के हर उतार चढ़ाव से रूबरू होने को बेताब रहते हैं। समय, मन व पैसा खर्च कर दूसरे की जिंदगी में झांकने के लिए हम उतावले रहते हैं। इतना पैसा व समय अगर खुद के व्यक्तिगत निर्माण पर खर्च किया जाए तो शायद आदर्श पुरुषों की श्रेणी में सबसे अव्वल में हम हों। परंतु अब का दौर मानवता के मापदंड से कोसों दूर है। मानवता पग पग पर शर्मसार हो रही है। मानवता के पैमाने कमजोर हो रहे हैं। मानवता का बड़ा रूप आपको आपके दैनिक जीवन में देखने को मिल जाएगा। जैसे अमीर का गरीब के प्रति बर्ताव, भूख से मर रहे इंसान के प्रति बर्ताव, बीमार के प्रति सरकारी डॉक्टर का बर्ताव, ये घटक आपको एहसास दिलाएंगे कि आखिर मानवता का मापदंड कितना गिर गया है। विवेक, संयम, चित्त शुद्धि और पुरुषार्थ, इन मुख्य साधनों द्वारा अपना और समाज का कल्याण साधकर मानव की परम सिद्धि प्राप्त करना ही मानव जीवन का ध्येय है। एक कथा के माध्यम से इस पाठ का शीर्षक आपके बीच में रख रहा हूं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। युद्ध को जीतने के लिए हर प्रकार से मार्गदर्शन दे रहे थे। एक समय जब युद्ध के लिए अर्जुन को मैदान में जाना था, जैसे ही अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ मैदान में जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि रथ में थोड़ा नीचे होकर बैठ जाएं,
ताकि आप देख न पाओ कि आपके सामने कौन लड़ रहा है, वरना आप भावनाओं में बह जाएंगे और युद्ध करने में समस्या आएगी। इस पर अर्जुन ने बाहर निकलकर देखने की जिद की व निवेदन किया। इस पर श्री कृष्ण ने मंजूरी दे दी। जब अर्जुन ने बाहर निकलकर देखा तो आंख से आंसू आ गए, रोते रोते नीचे बैठ गए। तब श्री कृष्ण ने इसका कारण पूछा तो अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने लड़ने वाले सारे मेरे अपने हैं। मामा, फूफा, भाई, भांजा, मासा सब मेरे अपने तीर कमान लिए मेरा सिर धड़ से अलग करने के लिए आतुर हैं। ये देखकर रोना आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही हालात है आज की दुनिया के। मानवता सिमट चुकी है, भावनाएं मर चुकी है। सच्चे मन से देखोगे तो हमारे आसपास हमारे ही अपने हमारी जड़ें खोदने में लगे हुए हैं। यह हमें समझना होगा, इस जीवन की सच्चाई को समझना होगा। पाठ 50। मैं ही क्यों करूं। हर एक को खुश करने की कोशिश में किसी ने सारे जहां को अपना दुश्मन बना लिया। जीवन में प्रतिस्पर्धाओं का दौर इस कदर अपना स्थान ले चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति निज स्वार्थ से ऊपर उठकर कोई कार्य करने में मुखर ही नहीं है। स्थितियां इतनी प्रभावी है कि व्यक्ति हर पल में अपना हिसाब जोड़ता है। प्रत्येक पल से क्या हासिल हुआ व क्या खोया, इसका मूल्यांकन दर्ज होने लग गया है। दूसरों से सदैव अपने प्रति सहयोग की आशा रखने वाले हम जब भी किसी कार्य को किसी के प्रति करने का समय आता है तो हमारी सबसे पहली प्रतिक्रिया रहती है, मैं ही क्यों करूं। समान सहयोगी की भावना रखने की बजाय इस तरह के विचार भावनात्मक दूरियां पैदा करते हैं कि आज का दौर इसी मानसिकता का है जहां प्रत्येक व्यक्ति नजरिए के अनुसार अपना व्यवहार प्रकट करता है। जिंदगी के दौर में बहुत सारे पड़ाव इस तरह के आते हैं जब व्यक्ति की सोच निजी हो जाती है और उन स्थितियों में दूसरे के प्रति उससे ज्यादा कार्य करने की अभिलाषा ऐसे भाव प्रकट करवाती है। एक समृद्ध व खुशहाल जीवन के उपार्जन हेतु सांचिक विचारधारा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हमने क्या किया, इसका अंदाजा लगाना बंद करना होगा। हटा सको तो हटा दो ये राह के पत्थर, तुम्हारे बाद भी यहां से कोई गुजरेगा, इस तरह की भावना रखनी होगी। जीवन के अहम मोड़ पर बहुत से कर्तव्य हमें खुद को ही निभाने पड़ते हैं। उस स्थिति में हमने क्या किया ये हिसाब लगाना उचित नहीं है। बड़े परिवारों में बहुत सी जिम्मेदारियां किसी एक व्यक्ति को निभानी पड़ती है। उस स्थिति में आपसी पारिवारिक समृद्धि के लिए मेल जोल जरूरी है। मैं ही क्यों करूं, ये व्यक्ति के अहंकार न केवल क्षमता का हनन करता है बल्कि ज्ञान व व्यवहार को भी नष्ट कर देता है। दया के भाव संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। खुद को ईश्वर का संदेश वाहक समझकर किसी भी कार्य को अच्छी शिद्दत व नियत से करना चाहिए। ईश्वर की यही मर्जी होगी ऐसा सोचकर अपने हिस्से के कार्य को करना चाहिए। ईश्वर की यही मर्जी होगी ऐसा सोचकर किसी भी कार्य को करते समय ऐसे भाव प्रकट ना हो जिससे किसी भी प्रकार की भावना आहत हो। भावनाओं का ख्याल रखना भी हमारे मन की दयालुता की वृद्धि करता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे मन से उसका पूरा करने की लालसा उस कार्य की सिद्धि को तय करती है। निर्मल मन व साफ नीयत हमें हमारे लक्ष्य को साधने में सहयोग करती है तथा सफलता के बड़े पैमाने पर पहुंचाकर ही राहत का सांस लेती है। पाठ 51। जिम्मेदार कौन। गरीब घर में पैदा हुए, आखिर जिम्मेदार कौन। बचपन ढंग से नहीं गुजरा, जिम्मेदार कौन। स्कूल अच्छी नहीं थी, जिम्मेदार कौन। शिक्षा पद्धति से असंतुष्टि, जिम्मेदार कौन। जीवन साथी चयन में पाबंदी, जिम्मेदार कौन। व्यावसायिक चुनौती, जिम्मेदार कौन। पारिवारिक जिम्मेदारियां, जिम्मेदार कौन। बुढ़ापे की चिंता, आखिर जिम्मेदार कौन। आज के जीवन के समीकरण इन्हीं आधार पर टिके हुए हैं कि जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति का आखिर जिम्मेदार कौन है। मैंने ऊपर जीवन के सुखद पलों की बजाय जीवन के संघर्षशील घटकों का जिक्र किया है, क्योंकि सुख के पल ना तो याद रहते हैं और ना ही सुख के पलों को याद किया जाता है, जबकि संघर्षशील पल जीवन के हर पड़ाव पर याद रहते हैं और व्यक्ति जीवन में हमेशा संघर्षशील व दुख के दिनों का स्मरण करता है। यही जीवन चक्र है जिसकी बदौलत जीवन को सुख और दुख के दो भागों में बांटा गया है, जो कि जीवन की सार्थकता के लिए जरूरी भी है। व्यक्ति का जन्म चाहे गरीब घर में हो या अमीर घर में, इसके पीछे किसी की जिम्मेदारी तय करना मूर्खता है। आध्यात्मिक पैमाने में इसे कर्मों पर निर्भर बताया गया है, पर कर्म भी अच्छे हो या बुरे, उसके जिम्मेदार भी तो आखिर हम ही होंगे।
यानी आध्यात्मिक आधार पर भी अमीर या गरीब घर में पैदा होने के जिम्मेदार हम खुद हैं। जन्म का आधार ही बचपन की परवरिश तय करता है काफी हद तक, और उसी आधार पर शिक्षा के पैमाने का आंकलन होता है। फिर भी व्यक्ति अपनी कुशलता के आधार पर शिक्षा के नए कीर्तिमान हासिल कर सकता है। इसमें यह तय करता है कि उसकी लगन व मेहनत किस हद तक की गई हो। हालांकि जीवन साथी का चयन अलग अलग पंथ व संप्रदाय में अलग अलग प्रकार से है। अगर मैं खुद की बात करूं तो हमारे यहाँ जीवन साथी का चयन आपके घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं। महज कुछ औपचारिकताएं बाकी रहती है, पर उसमें चयन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के संस्कार सामान्यतः प्रत्येक समाज व उसके रीति रिवाजों में रहता है। इसी दौरान व्यक्ति के जीवन का अहम दौर शुरू हो जाता है, जिसमें वह अपने कैरियर को लेकर चिंतित होता है। अगर वो नौकरी करे तो भी चुनौतियां खूब रहती है। अगर व्यवसाय भी करना पड़ा तो शुरू से शुरू होकर व्यवसाय के पग पग पर संघर्ष व चुनौती भी अपनी भागीदारी रखती है। इन संघर्षों के माध्यम से हमारे सामने हमारे भविष्य को संवारने को चुनौती बनी रहती है। उन चुनौतियों का सामना करते करते ना जाने कब पारिवारिक जिम्मेदारियां अपना पांव पसार चुकी होती है, जिसके तहत खुद की महत्वाकांक्षाओं को दायरे में नियंत्रित किया जाता है। साहिल पे कितने लोग मेरे साथ साथ थे, तूफान की जद में आया तो तिनका भी नहीं मिला। अब एक ऐसा दौर आता है जीवन में जब इंसान दोबारा अपने बचपन को पाता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारे जीवन का बचपन के बाद सबसे रोमांचक दौर आता है बुढ़ापा। बुढ़ापे का एक ऐसा पल जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव को याद कर जीवन के सपनों को बुनने के सुखद अनुभव को महसूस करता है। पर ये जीवन के घटक हैं जो हमें हमारे हर पल को जिंदा दिली से जीतने को प्रेरित करते हैं। जीवन के अलग अलग घटक जीवन की सार्थकता को रोचक बनाते हैं। यही जीवन का सार है। इन सब घटकों में जो मुख्यत रूप से सवाल आता है वो ये कि आखिर इन सब घटकों के पीछे जिम्मेदार कौन है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। आमतौर पर व्यक्ति अपने जीवन को सकुशल रूप से जीने की ओर अग्रसर होता है, पर फिर भी अपने जीवन में खट्टे मीठे अनुभव के साथ व्यक्ति का पाला पड़ ही जाता है, जिसके लिए हर व्यक्ति किसी न किसी को उसका जिम्मेदार मानता है और यह अपने जीवन को आधार से जोड़ देता है। जीवन में मिली सफलता व असफलता, खुशी या गम को किसी न किसी व्यक्तित्व से जोड़कर देखना भी जीवन का ही एक हिस्सा है। वास्तविक स्तर पर हमारे जीवन के हर घटक के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को हासिल करने के लिए दौड़ धूप करते हैं। और सच मायने में यही जीवन चक्र है जो हमें प्रत्येक क्षण से हमारे अनुभव को मिलवाता रहता है। पाठ 52, सफलता किसकी? सामर्थ्य से बाहर जाकर काम करना और समय की क्षमताओं का उचित इस्तेमाल न करना अपने ऊपर अत्याचार करने जैसा है। जीवन का सार अल्प होता जा रहा है, क्योंकि एक मुकाम को हासिल करने के बाद इस बात पर भी मंथन होता है कि यह सफलता आखिर किसकी है। प्रतिस्पर्धा के दौर में जहां हर किसी को आगे बढ़ने की होड़ है, वहीं सफलता को हासिल करने में अपनी उपलब्धता व सहभागिता का आकलन करना मुश्किल है। देश की आजादी से लेकर महाभारत का युद्ध हो या किसी सल्तनत की लड़ाई में जीत किसके दम पर हुई, ये तय करना थोड़ा असहज है। आज कुछ हद तक परिदृश्य बदला है, पर फिर भी व्यवस्था पालक का आकलन करना बहुत कठिन है। मैं संपत सारस्वत बामनवाली आप सबके बीच इस पुस्तक जिंदगी मुफ्त या संवेदनशील को लेकर आया। मेरे द्वारा मैं भारत हूं नामक संस्था का गठन 2015 में किया गया, जिसका एकमात्र लक्ष्य हर भारतीय को इज्जत व प्रतिष्ठा से जीने का हक मिले। हमारे लक्ष्य, हमारे प्रयास और हमारा समर्पण हिंदुस्तान को बनाने में किस प्रकार से सहयोगी हो सकता है, यही संस्था का उद्देश्य है। हर कदम राष्ट्रहित में हो। हम हमेशा ऐसे लोगों के ही सानिध्य में रहें जिनके लिए सात्विक रूप से राष्ट्र प्रथम हो। देश के संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ हमेशा अपनी बात बुलंदी से रखने को मैं मेरा सिद्धांत समझता हूं। जातिगत आरक्षण की समीक्षा होकर जरूरतमंद को ही आरक्षण मिले, चाहे वो भले ही किसी भी समुदाय से हो, ऐसे प्रयास में भी मैं कार्यरत हूं। SC/ST एक्ट जैसे काले कानून का खुलकर विरोध करता हूं। तमाम भारतीय नागरिकों को समभाव की दृष्टि से देखता हूं। सभी के हक और अधिकारों के लिए कार्य करता हूं। जातिगत ऊंच नीच प्रथा का मैं कतई समर्थन नहीं करता। 2015 में ही हमने मिलकर एक संस्था का गठन किया जिसका नाम SCL फाउंडेशन है। इसका उद्देश्य, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन खड़े करके समाज को एक नई दिशा दे सके।
मैं उस संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूं जो राजस्थानी भाषा को 9वीं सूची में हक दिलवाने को लेकर प्रयासरत है। मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा मेरे दादाजी दादी जी स्वर्गीय खेताराम जी सारस्वत व स्वर्गीय गोमती देवी सारस्वत जी का, जिनके आशीर्वाद से मुझे आज ये दिन, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। जीवन जीने की इनकी परिपाटी का अनुसरण करके जीवन के अर्ध सत्यों का ज्ञान हुआ, जो भौतिक जीवन जीने में सहायक साबित हुआ। आज हर पल इनके चरणों में सादर समर्पित मैं मेरी पुस्तक को समर्पित करना चाहूंगा दादा गुरुदेव श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य श्री नरसिंह गिरी जी महाराज तेजरा सर तथा मेरे वर्तमान गुरुदेव परम पूज्य श्रीमद सद्योजात शंकराश्रम स्वामी जो कि चित्रापुर सारस्वत मठ के मठाधिपति हैं। ये मेरी पुस्तक उन दोनों को समर्पित है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव, मेरे मार्गदर्शक स्वामी जी को, जिन्होंने अपने तेज व बल के आधार पर मुझे सकारात्मक राह दिखाई। परम पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद व स्नेह के बगैर ये मुकाम हासिल करना असंभव था। धैर्य, आत्मचिंतन, सविवेक, संयम, चेतना जैसे घटकों को जागृत करने में स्वामी जी का आशीर्वाद रहा। जीवन को सरल व प्रगतिशील राह दिखाने के लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। जय शंकर। राजस्थान का होने के नाते मैं चाहूंगा कि कुछ समय में आपके बीच में मेरी भाषा में रखूं। राम राम। मेरो नाम संपत सारस्वत, बीकानेर जिले के बामणवाड़ी गांव से हूं मैं। ई पुस्तक में मेरो पूरो प्रयास रही है, पूरी कोशिश रही है कि मैं मेरी भावना ने, मेरे विचारा ने सही तरीकों थारे सामने रख सकूं। ई किताब के अंदर बहुत सारी बातें इसी है जो कि सच है, मेरे सागे घटी तो एड़ी है। बहुत सारा ऐसा वाकिया है जका मैं मेरी आंखों बहुत नजदीकों देखे है। ई किताब ने आपके बीच में रखने को मकसद केवल और केवल इतो ही हो कि थाने सचो रूबरू करा सकूं। हो सके बहुत सारे लोगों ने आ किताब पसंद नहीं आई हुए, लेकिन ऐसा भी वाकिया हुआ उसी कि 52 पाठ की किताब में 2-4 पाठ ऐसा भी उसी जगह लोगों के दिलों छू गया उसी, क्योंकि बस सच्चा लिखेड़ा है, भाई सच्चाई है। फिर भी मैं आप सबने हाथ जोड़ निवेदन करूं, ये पूरी पुस्तक में लिखण में, बोलन में और थारे ताई पुगाण में मारी तरफों कोई गलती हुई हुए तो आपको बेटो, आपको भाई समझ गए, मैंने माफ करया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आगामी पुस्तक के लिए भी थारो इतो ही मैंने सहयोग की उम्मीद है और मैंने पूरा भरोसा है। राम राम साहब।